कैंपस की खूबसूरत लड़की ग्रेस ने चुपके से मेरे हजारों फोटो अपने फोन में ले रखे थे और वह हमेशा मेरी बची हुई बबल टी चुरा चुरा कर पीती थी। लेकिन जब भी मैं उससे अपने प्यार का इजहार करता वह मुझे ठुकरा देती। मैं सोचता था कि वह सच में मुझसे नफरत करती है। जब तक कि एक दिन मुझे ग्रेस का फोन नहीं मिला। मैंने देखा कि उसका वॉलपेपर मेरी तस्वीर थी और उसने मुझे अपने कॉन्टैक्ट्स में हस्बैंड लिखकर सेव किया था। तब मुझे एहसास हुआ कि कैंपस ब्यूटी मुझसे बहुत पहले से प्यार करती थी। उसका ठंडे दिल से मना करना सिर्फ इसलिए था ताकि वह मेरे पीछा करने के एहसास का मजा ले सके। तो मैंने विदेश अध्ययन विनिमय कार्यक्रम के लिए आवेदन कर दिया। प्रस्थान की पूर्व संध्या पर स्कूल ने अंतिम परीक्षा आयोजित की। मैं मुश्किल से बैठा ही था कि ग्रेस शॉन के साथ अंदर आई, जो उसका पीछा भी कर रहा था। वे दोनों एक साथ अंदर आए। वे कुछ घनिष्ठ बातें फुसफुसा रहे थे। ग्रेस के होंठों पर एक कोमल मुस्कान थी। उसने शॉन की स्कूल यूनिफॉर्म सीधी करने के लिए हाथ उठाया। केवल मैं जानता था कि वह यह सब जानबूझकर मुझे दिखाने के लिए कर रही थी। वह जानबूझकर किसी दूसरे लड़के के साथ घनिष्ठ हो रही थी ताकि मुझे जलन हो और मुझे उसके पीछा करने के लिए और प्रेरणा मिले। अगर यह पहले होता तो मुझे दिल का दर्द होता, लेकिन अब यह दृश्य देखकर मुझे यह केवल हास्यास्पद लगा। परीक्षा जल्दी शुरू हो गई। मैंने अब किसी पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही परीक्षा शुरू हुई, शॉन ने एक नोट मेरी डेस्क पर फेंक दिया। इससे पहले कि मैं समझ पाता कि क्या हो रहा है, जो टीचर अभी मुड़े थे, उन्होंने मुझे डांटा। परीक्षा से पहले मैंने बार बार जोर दिया था कि तुम खराब प्रदर्शन कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा चरित्र संदिग्ध नहीं होना चाहिए। बिल्कुल भी नकल नहीं करनी है, ईथान। तुमने जानबूझकर इस नियम का उल्लंघन किया। तुम्हारा स्कोर रद्द किया जाता है। तब मुझे एहसास हुआ कि शॉन की क्या साजिश थी, लेकिन मैं इसे चुपचाप नहीं सहना चाहता था। मैं तुरंत खड़ा हो गया और सीसीटीवी जांचने का सुझाव दिया। दुर्भाग्य से उस सुबह टीचिंग बिल्डिंग में बिजली कटौती के कारण क्लासरूम के कैमरे समय पर चालू नहीं हो पाए थे। शॉन के भाव को शरारत से घबराहट में बदलते देख मैं यह अन्याय निगल नहीं सका। ग्रेस बिल्कुल शॉन के बगल में बैठी थी। उसने सब कुछ देख लिया था। टीचर किसी पर गलत आरोप नहीं लगाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ग्रेस को बुलाया। सिंगुआ की टीचिंग बिल्डिंग को ग्रेस के परिवार ने वित्त पोषित किया था। ग्रेस को किसी को खुश करने की जरूरत नहीं थी। वह अपनी अलग और न्यायप्रिय छवि के लिए जानी जाती थी, इसलिए उसके शब्दों का बहुत अधिकार था। सभी शिक्षकों और छात्रों के बीच पूरी कहानी सुनने के बाद ग्रेस ने मेरी ओर देखा, फिर ठंडे स्वर में कहा कि शॉन नकलची नहीं था। उन शब्दों ने मुझे तोड़कर रख दिया। टीचर जियाओ को तुरंत उस पर विश्वास हो गया। उसने मुझे ठंडी नजर से देखा। मैं वहां खड़ा ऐसा महसूस कर रहा था जैसे बर्फीली खाई में गिर रहा हूं। मैंने सोचा कि सही और गलत के सामने ग्रेस अपने सिद्धांतों पर टिकी रहेगी, इसलिए मैंने उसका नाम लिया। लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में पहले हाथों से सब कुछ देखने के बाद भी शॉन के लिए झूठी गवाही देगी। अब कोई भी स्पष्टीकरण बेकार था। मैं केवल अपने आंसू रोक सका। ग्रेस पर एक गहरी नजर डाली और बिना कुछ कहे चला गया। लेकिन मेरी लाल आंखों को देखकर ग्रेस अचानक घबरा गई। वह सहज रूप से मेरे पीछे दौड़ी और मेरा रास्ता रोक लिया। ईथान, मैं जानती हूं शॉन ने यह गलत किया, लेकिन वह पतला है। मैं नहीं चाहती कि दूसरे उसके बारे में चुगली करें। उसने माफी तक नहीं कहा, बस शॉन के लिए बहाने बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। मुझे संदेह होने लगा कि जो फोटो मैंने उस दिन देखी थी वह सिर्फ एक सपना तो नहीं था। मैंने उसे कड़वी मुस्कान के साथ देखा। मेरी आवाज गुस्से से कांप रही थी। तो यही तुम्हारा कारण है उसे मेरे खिलाफ बदनाम करने में मदद करने के लिए? वह चुगली बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन मैं कर सकता हूं। ग्रेस, क्या तुम सोचती हो क्योंकि मैंने तुमसे 99 बार इजहार किया है, मेरा चेहरा शहर की दीवार जितना मोटा है और मैं पहले से ही इतना मजबूत हूं कि किसी अफवाह से नहीं डरता? मुझे ऐसे देखकर ग्रेस की बाईं पलक फड़क उठी। उसने सीधे मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा यह मतलब नहीं था। यह सिर्फ एक परीक्षा है। तुम अभी भी क्रेडिट बना सकते हो। मैं बाद में कोई रास्ता ढूंढूंगी तुम्हें आज हुए अन्याय की भरपाई करने के लिए। तुम इसकी भरपाई कैसे करोगी जब तुम मुझे पसंद भी नहीं करती? मेरा व्यंग्य सुनकर ग्रेस का दिल बेचैनी से धड़क उठा। उसने लगभग अपनी सच्ची भावनाओं को बता ही दिया था। ग्रेस, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि कुछ गलत है और उसने जल्दी से खुद को रोक लिया। मुझ पर भरोसा करो, तुम्हारी 100वीं इजहार पर मैं तुम्हें इसकी भरपाई कर दूंगी। ग्रेस ने लगभग साफ शब्दों में कह दिया कि वह जरूर हां कहेगी। वह पहले इतनी कमजोरियां नहीं दिखाती थी। अब वह सोचने के लिए बहुत भावुक थी। मेरा दिल पहले ही ठंडा पड़ चुका था। मैंने उसका हाथ झटक दिया। तो बेहतर होगा कि तुम कैलेंडर के पन्ने फाड़ना शुरू कर दो और उस आखिरी दिन का इंतजार करो। मुझे अपना हाथ खींचते देख ग्रेस की आवाज अंततः नरम पड़ गई। ठीक है, 3 दिन और। मैं तुम्हें निश्चित रूप से एक संतोषजनक जवाब दूंगी। प्रस्थान से 3 दिन पहले जिस अपार्टमेंट को मैं आधे महीने से बेचने की कोशिश कर रहा था, वह आखिरकार बिक गया। एजेंट अनुबंध लेकर आया। मैंने जल्दी से उस पर हस्ताक्षर कर दिए। 3 दिनों में मैं बाहर जाएगा।
इन कुछ दिनों में मैं घर में सब कुछ साफ कर दूंगा ताकि नए निवासी अंदर जा सकें। एजेंट ने तारीख नोट करने के बाद मैं उसे लिफ्ट तक छोड़ने गया, लेकिन जैसे ही लिफ्ट खुली, ग्रेस 2 बैग लेकर बाहर आई। उसने एजेंट को एक क्षण देखा, बहुत विनम्रता से कहा, हेलो। एजेंट ने कुछ दिनों में जवाब दिया। जब लिफ्ट नीचे गई, मैं मुड़कर जाने लगा। ग्रेस ने अचानक मुझे आवाज दी, अपने हाथों में बैग थमाते हुए। मैं वहां से गुजर रही थी। बहुत ज्यादा खरीद लिया, सब खत्म नहीं कर सकती। क्या तुम थोड़ा ट्राई करना चाहोगे? मैंने झांक कर देखा और पाया कि यही मेरी पसंदीदा पेस्ट्री थी। यह दुकान शहर के पूर्व में थी, आना जाना 2 घंटे का था। साथ ही कुछ भी खरीदने के लिए आपको 1 घंटे लाइन में इंतजार करना पड़ता था। वह जानबूझकर मेरे पसंदीदा स्नैक्स खरीदने गई थी और उन्हें लाने का बहाना ढूंढ रही थी। जाहिर तौर पर कल की घटना के लिए माफी मांगने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे अब उसकी माफी की जरूरत नहीं थी। मैंने कुछ नहीं कहा और बस उन्हें ले लिया। घर पहुंचने के बाद मैंने उन्हें लापरवाही से एक तरफ फेंक दिया। पेस्ट्री वाला बैग कूड़ेदान में जा लगा। प्रस्थान से 2 दिन पहले मैंने एक प्रिंट शॉप पर कई हजार खर्च करके 10,000 हथेली के आकार के कार्ड छपवाए। छात्रावास वापस आकर मैंने अपने रूममेट्स से कहा कि वे मुख्य इमारत की 3री मंजिल पर चढ़कर इन कार्डों को प्लाजा में बिखेर दें। मेरे रूममेट्स सब कुछ जानते थे जो हाल ही में हो रहा था। यह सुनकर कि मैं हार नहीं मानूंगा, वे सब मुझे समझाने लगे, ईथान, शायद तुम्हें इसे जाने देना चाहिए। इसके बारे में भूल जाओ। ग्रेस ने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया है, तुम अपने आप को ऐसे क्यों सताते हो? वह वास्तव में बहुत दूर चला गया। उसने तुम्हारी भावनाओं को इतनी क्रूरता से रौंदा। हालांकि मैं पहले ही सब कुछ देख चुका था। अपने दोस्तों को मेरी इतनी परवाह करते सुनकर मेरे दिल में अब भी गर्माहट आ गई। मैंने शांति से सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। बस उन्हें बिखेरने में मेरी मदद करो। मैंने परिणामों के लिए एक सफाई कंपनी पहले ही बुक कर ली है। मैं इजहार करने की योजना नहीं बना रहा हूं। मैं वास्तव में जो करना चाहता हूं वह अलविदा कहना है। यह सुनकर मेरे रूममेट्स सब स्तब्ध रह गए। वे समझ नहीं पाए कि मैं क्या करने जा रहा हूं। धन्यवाद के कुछ और शब्द कहने के बाद मैं मुड़ा और चला गया। मेरे दूर जाते हुए आकृति को देखते हुए मेरे रूममेट्स ने कार्डबोर्ड बॉक्स खोला और उनमें से एक कार्ड निकाला। उस पर केवल एक वाक्य लिखा था, ईथान कभी ग्रेस से प्यार नहीं करेगा। प्रस्थान से 1 दिन पहले मैं स्कूल गया और सारे कागजी काम निपटाए और घर लौट आया। मैंने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। मैं यहां केवल 6 महीने पहले आया था। ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन उसमें से अधिकांश ग्रेस से संबंधित था। मैंने कई बक्से निकाले और ये सब चीजें उनमें डाल दी। वह दुपट्टा जो मैंने ग्रेस के लिए आधे महीने में बुना था, मैंने उसे टुकड़ों में काट दिया। हर प्रेम पत्र जो मैंने उसके लिए रातों रात लिखा था, मैंने सब पेपर श्रेडर में डाल दिए। जिस पल मैंने बक्से कूड़ेदान में फेंके, ग्रेस और मेरे बीच सब कुछ अतीत बन जाएगा। अंत में घर में केवल 2 सेट कपड़े बचे थे। जब हम पहली बार मिले थे तब ग्रेस ने जो पहना था वह सफेद शर्ट और काली ढीली जीन्स। मैंने एक माचिस जलाई और उन्हें राख कर दिया। जैसे जैसे धुआं उठा, जल्द ही फर्श पर केवल ग्रे राख रह गई। लेकिन जब मैं खड़ा हुआ, मैंने ग्रेस को पूरी तरह सदमे में मुझे देखते हुए देखा। मैं बस कुछ अनावश्यक कचरा साफ कर रहा हूं, मैंने यह ठंडे स्वर में कहा, फिर मुड़ा और ऊपर चला गया। प्रस्थान के दिन भोर में मैं सड़क के उस पार कोलाहल से जाग गया। मैंने अभी अभी अपना फोन उठाया था कि मैंने स्टेटस बार में लगातार नोटिफिकेशन आते देखे। मैं काफी देर तक घूरता रहा, इससे पहले कि मुझे एहसास होता कि सभी संदेश 20 से अधिक लोगों के ग्रुप चैट से आए थे। 1 साल पहले ग्रेस की पसंद को समझने के लिए मैं चुपके से उसमें शामिल हो गया था और उसे छोड़ना भूल गया था। ग्रेस को नहीं पता था कि मैं वहां था। सुबह सुबह उत्साह से चैट कर रहे थे ग्रेस के रूममेट्स। ग्रेस इतनी जल्दी उठ गई, क्या तुम पूरी रात सोने के लिए बहुत उत्साहित थी? जाहिर है वह कल रात 11 बजे से व्यस्त है। क्या तुम सच में इस बार ईथान का इजहार स्वीकार करने जा रही हो? इस बिंदु तक स्क्रॉल करते हुए मेरा हाथ रुक गया। नीचे ग्रेस का एक लंबा संदेश था। यह स्वीकार करने के बारे में नहीं है। हमारी हमेशा से परस्पर भावनाएं रही हैं। हमारा साथ आना स्वाभाविक है। ये बेकार के सवाल पूछना बंद करो। मेरी मदद करो कि आज कौन सा आउटफिट बेहतर लगता है, ये वाला या ये वाला। उसने जो दर्जनों आउटफिट फोटो पोस्ट किए थे, उन्हें देखकर ग्रुप चैट में धमाका हो गया। हे भगवान, इस बारे में इतना बड़ा सौदा कर रही हो? क्या ये अब भी हमारी अलग थलग कैंपस ब्यूटी है जो कभी भावनाएं नहीं दिखाती? ग्रेस, ये पहली बार है जब मैंने तुम्हें इतनी परवाह करते देखा है। क्या तुम सच में उस ईथान को इतना पसंद करती हो? अचंभे के कोरस पर ग्रेस ने केवल एक पंक्ति में उत्तर दिया, मैं उसे बहुत पसंद करती हूं। मैं इस जीवन में उसके बिना नहीं रह सकती। वे शब्द देखकर मैं हंसने से खुद को नहीं रोक सका। कई यादें मेरे दिमाग में कौंध गईं। यह पसंद का इजहार देखकर मुझे यह केवल बेतुका और हास्यास्पद लगा। मुझे पसंद किया तो मेरे 99 इजहार ठुकरा दिए, जिससे मैं सबकी नजरों में मजाक बन गया।
मुझे पसंद किया तो मेरे साथ ठंडी उदासीनता से पेश आया। मुझे भड़काने के लिए दूसरे लड़कों के साथ जानबूझकर घनिष्ठता बढ़ाई। मुझे इतना पसंद किया कि सच्चाई को मरोड़ा और मुझे बदनाम किया। हर तरह से मेरे ईमानदार दिल को रौंदा। अगर यह उसका किसी को पसंद करने का विचार था तो मैं वास्तव में इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। न ही मैं ऐसे उपचार का हकदार था। समूह संदेश तेजी से ताजा हो रहे थे। कैंपस में रहने वाली कई लड़कियों ने कुछ लाइव फोटो पोस्ट की। अभी मुश्किल से सुबह के 7 बजे थे, लेकिन प्लाजा पहले से ही लोगों से खचाखच भरा था। छात्र और बाहरी लोग, शिक्षक और छात्र, सब वहां थे। कोई पास में बोतलबंद पानी भी बेच रहा था। मूंगफली और ग्रिल्ड सॉसेज, वे सब मेरी 100वीं इजहार देखने आए थे। ग्रेस, जल्दी यहां आओ। ऐसा मत करो कि इजहार तुमसे शुरू हो, तुम मुख्य नायिका अंदर ना आ सको। नाटक देखना वास्तव में मानव स्वभाव है। फिर ग्रेस ने मुझे एक संदेश भेजा। मैं जाने वाली हूं, तुम्हारा क्या? मैं भी जाने वाला हूं, बस हमेशा के लिए जा रहा हूं। मैं अचानक मैदान पर ग्रेस का चेहरा देखना चाहता था। जब वह उन कार्डों को गिरते देखेगी तो उसका चेहरा कैसा होगा, और मेरे देश छोड़कर जाने के बाद उसे कैसा महसूस होगा। बहुत बुरा, मैं इसे नहीं देख पाऊंगा। अब से ग्रेस से जुड़ी हर चीज का मुझसे कोई लेना देना नहीं था। मैं धीरे धीरे उठा और कपड़े बदले। पैकिंग के बाद पूरा घर खाली था। मैंने खाली कमरे की ओर देखा, फिर अपना फोन निकाला और ग्रेस से संबंधित सभी नंबर ब्लॉक कर दिए, सभी सोशल मीडिया अकाउंट भी। यह सब करने के बाद मैंने एक अभूतपूर्व राहत महसूस की। अपना सूटकेस खींचते हुए मैं मुड़ा और चला गया। सुबह 9 बजे बजने से 5 मिनट पहले प्लाजा कंधे से कंधा टकरा रहा था। यहां तक कि सुरक्षा गार्ड भी व्यवस्था बनाए रखने के लिए आए थे। नीचे की हलचल भरी भीड़ को देखकर मेरे रूममेट्स कुछ हद तक हैरान थे। इतने सारे लोग, यह घटना शायद पूरे स्कूल में तेजी से फैल जाएगी। यह तो बिल्कुल सही है। तो ईथान के जाने के बाद भी कोई उसके बारे में पीठ पीछे चुगली नहीं करेगा। सब बकबक कर रहे थे जब तक कि 8:59 नहीं बज गए। समूह के नेता को हवाई अड्डे पर मेरे सुरक्षित पहुंचने की खबर मिली। उसने तुरंत अपनी आस्तीनें चढ़ाई और चिल्लाया, ईथान आ गया है, जल्दी करो और काम पर लग जाओ। फेंकने वालों, फोटो लेने वालों, सतर्क रहो। सुनिश्चित करो कि वह यह तमाशा देखे इससे पहले कि वह विमान में चढ़े। जैसे ही उसने बात खत्म की, 9 बजे का अलार्म बज गया। बाएं और दाएं तैनात 2 लोगों ने कार्डों के ढेर को धक्का दिया जो खिड़की के किनारे पर रखे गए थे। एक पल में 16वीं मंजिल की छत से सफेद कार्ड बर्फ के टुकड़ों की तरह नीचे नाचने लगे, गिरते हुए घूम रहे थे। बर्फ गिर रही है। सबने ऊपर देखा जैसे ही कार्ड जमीन से टकराने वाले थे। नीचे के लोग अपने पैर की उंगलियों पर खड़े होकर उन्हें पकड़ने के लिए हाथापाई कर रहे थे, यह देखने के लिए कि उन पर क्या लिखा है। और प्लाजा के बिल्कुल केंद्र में ग्रेस ने भी अपने दोस्तों के साथ ऊपर देखा। यह भव्य तमाशा देखकर, वाह, इतने सारे बिखेरना, जरूर 10,000 कार्ड होंगे। ईथान ने सच में अपना दिल लगा दिया। बस ग्रेस की लोकप्रियता को देखो। अगर वह इसे इतना शानदार नहीं बनाता, वह अपने क्षेत्र की घोषणा कैसे करता और प्रेम प्रतिद्वंद्वियों को डराता। सच, लेकिन इन कागजों पर वास्तव में क्या लिखा है? ईथान के पिछले प्रेम पत्र अच्छे लिखे गए थे। क्या ये 10,000 हस्तलिखित प्रेम पत्र हो सकते हैं? ऐसा मत कहो। ईथान के धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ यह वास्तव में संभव हो सकता है। अपने दोस्तों की ईर्ष्यालु आवाजें सुनकर ग्रेस का दिल भी प्रत्याशा से भर गया। उसने ऊपर हाथ बढ़ाकर एक कार्ड पकड़ा और मुस्कुराते हुए उसे पलट दिया। लेकिन जब उसने उस पर लिखे शब्दों को देखा तो उसकी अभिव्यक्ति तुरंत जम गई। पास के उसके दोस्त उसे छेड़ना चाहते हुए आगे बढ़े, लेकिन कागज पर शब्दों को देखने के बाद उनकी आंखें फैल गईं। उनकी बोली हकलाने लगी। वह संभव नहीं हो सकता। यह एक गलती होनी चाहिए। कई लोगों ने उसे सांत्वना देते हुए जमीन से और कार्ड उठाकर ग्रेस को दिखाए, लेकिन नए उठाए गए कार्डों पर भी वही मुद्रित पाठ था, ईथान कभी ग्रेस से प्यार नहीं करेगा। अब हर कोई पूरी तरह से घबरा गया था। उनकी बेचैनी लगातार गहराती जा रही थी। यह कैसे संभव है? क्या यह इजहार नहीं होना था? यह क्या है? क्या कोई जानबूझकर परेशानी खड़ी कर रहा है? कई लोग अभी भी बहाने बना रहे थे, जबकि आसपास की भीड़ पहले से ही एक एक करके पहुंच चुकी थी। तो यह इजहार नहीं है। अरे नहीं, सबको यहां बेवकूफ बनाकर लाया, बस इस मामले को स्पष्ट करने के लिए। इस तमाशे के लिए इतनी परेशानी उठाना। अब पूरा स्कूल जानता है। यह बहुत अच्छा है। आखिरकार कोई हमें ईथान के बारे में परेशान नहीं करेगा। शिकायतों की इन लहरों के बीच ग्रेस का रंग धीरे धीरे उड़ता गया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई चीज उसके दिल को रोक रही हो। वह सांस नहीं ले पा रही थी। उसके दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो गई। केवल खालीपन रह गया। उसके हाथ कागजों के ढेर को कसकर पकड़ रहे थे। प्लाजा में हजारों लोग पैर की उंगलियों पर खड़े होकर उसकी प्रतिक्रिया देखना चाहते थे
और उसने उम्मीदों पर खरा उतरते हुए जो उसके हाथों में था नीचे फेंक दिया और मुख्य इमारत की ओर कदम बढ़ाए। दर्शक जल्दी से उसके पीछे हो लिए। यहां कागजों का आखिरी ढेर फेंकने के बाद रूममेट्स ने दिन का काम खत्म करने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे, उन्होंने नीचे से गड़गड़ाहट की आवाजें सुनी। लिफ्ट भी ऊपर नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने सीढ़ियों से नीचे जाने का फैसला किया। 15वीं मंजिल पर पहुंचते ही उनकी मुलाकात ग्रेस से हो गई। वह अपने कई दोस्तों के साथ ऊपर दौड़ी आ रही थी। उन्हें देखते ही उसने रास्ता रोक लिया। फिर उसके पीछे आने वाले दर्शक भी ऊपर आ गए। इन लंबे, दमदार, आक्रामक दिखने वाली लड़कियों का सामना करते हुए उन्होंने कोई डर नहीं दिखाया। क्या यह हमारी सिंगुआ कैंपस ब्यूटी नहीं है? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम ईथान को तुच्छ समझती हो? तुम भी इस उबाऊ तमाशे के लिए क्यों आई हो? यह व्यंग्य सुनकर ग्रेस के हाथ मुट्ठी में बंद हो गए। उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। क्या तुमने ये चीजें अपनी मर्जी से फेंकी थीं? अपनी मर्जी से शब्द सुनकर तीनों लोग बेकाबू हंसी में बोल पड़े। हम कैसे हिम्मत करें? यह ईथान था जिसने उन्हें छपवाने पर बहुत पैसा खर्च किया, उन्हें स्कूल लाने के लिए बहुत मेहनत की। हम अधिक से अधिक डिलीवरी बॉय हैं। यह सुनकर कि यह वास्तव में ईथान का काम था, नीचे के छात्र आपस में फुसफुसाने लगे। क्या ग्रेस ईथान को पसंद नहीं करती? फिर भी हार मानने के बाद भी वह जाने क्यों नहीं देती? अगर तुम मुझसे पूछो कि क्या उसे अब पछतावा है, तो वह वास्तव में इस तरह अपमानित होने की हकदार है। वह उन पहले 99 बार के दौरान क्या कर रही थी? ये ढीठ शब्द ग्रेस के दिल पर तेज चाकू की तरह गिरे, जिससे उसका लंबे समय से चला आ रहा आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया। पिछले 2 सालों में उसने सोचा था कि वह मुझे अंदर और बाहर से जानती है, मेरे विचारों और कार्यों में आसानी से हेरफेर कर सकती है। और वास्तव में चीजें वैसी ही हुई जैसी उसने उम्मीद की थी। पहले 99 इजहार सभी आसानी से समाप्त हो गए। उसने सोचा था कि 100वें के साथ सब कुछ समाप्त हो जाएगा, एक आदर्श अंत हो सकता है। लेकिन जब वह जीत के प्रति सबसे अधिक आश्वस्त थी, मैंने उसे ऐसे तरीके से घातक प्रहार किया जिसकी दुनिया को घोषणा की गई। वह अब अलग थलग और उदासीन होने का नाटक नहीं कर सकती थी। उस लापरवाह रवैये के साथ, बल्कि पूरी तरह से अपने सच्चे स्वभाव को उजागर कर दिया। उसने सीढ़ी की रेलिंग पकड़ ली। उसकी आवाज उतावली और घबराई हुई थी। वह कहां है? समूह के नेता ने उसकी अभिव्यक्ति को देखा। एक विजयी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। उसने हाथ उठाकर पंख फड़फड़ाने का इशारा किया। इजहार खत्म हो गया। बेशक वह उड़ गया। ग्रेस को सहज रूप से लगा कि वह उससे झूठ बोल रहा है। उन आखिरी 2 शब्दों को सुनकर उसका दिल कई सेकंड के लिए धड़कना बंद कर गया। उड़ गया? इसका क्या मतलब है? उसे अचानक एक बुरा पूर्वाभास हुआ। उसे रोकने वाले लड़कों को धक्का देकर वह छत की ओर दौड़ पड़ी। छत बिल्कुल खाली थी, कोई इंसान नहीं था। जबकि सीढ़ीदार और लिफ्ट लोगों से खचाखच भरे थे, ईथान नीचे नहीं उतर सकता था। क्या वह आज स्कूल नहीं आया था? यह महसूस करते हुए ग्रेस के दिमाग में यादें दौड़ गईं। उसे कल रात नीचे आखिरी बार मुझे देखना याद आया। अंततः पता चला कि क्या गलत था, लेकिन वह समझ नहीं पाई कि मैंने उसके खिलाफ बदला लेने की योजना बनाने में इतनी ऊर्जा क्यों खर्च की थी। फिर भी यह सब देखने के लिए खुद नहीं आया। इसका क्या कारण हो सकता है? अचानक ग्रेस को लगा कि उसके अंदर कुछ तेजी से फिसल रहा है। वह घबराहट, असहायता महसूस कर रही थी और उसे बचा नहीं पा रही थी। ग्रेस को उसके दोस्तों ने नीचे ले जाया। वह भ्रम में झुकी। एक कार्ड उठाया जिस पर पैर पड़ चुके थे, जो पदचिन्हों से ढका हुआ था। उस पर फिर से शब्दों को देखकर उसे पूरी तरह से अलग एहसास हुआ। उसका पिछला गुस्सा और सदमा बेहद घबराहट में बदल गया था। घबराहट कि चीजें उसके नियंत्रण से बाहर हो गई थीं। उसके दोस्तों ने उसके चेहरे पर यह भाव पहली बार देखा। अपने सिर खुजलाते हुए उसे दिलासा देने के तरीके सोचने की कोशिश कर रहे थे। यह ठीक है ग्रेस, ईथान यह नाटक कर रहा है। वह निश्चित रूप से पिछली बार रिपोर्ट किए जाने से अभी भी नाराज है। तुम्हें वापस जाकर उसे सब कुछ ठीक से समझाना चाहिए। वे सभी शब्द कहो जो तुम अपने दिल में रख रही थी। वह तुम्हें इतना प्यार करता है, वह निश्चित रूप से तुम्हें माफ कर देगा। सही सही, वह 2 साल से तुम्हारा पीछा कर रहा है। 99 इजहार। इस बार वह निश्चित रूप से सिर्फ एक नखरा फेंक रहा है। थोड़ा सा बहलाने से सब ठीक हो जाएगा। हालांकि हर कोई चीजों को सकारात्मक रूप से पेश करने की कोशिश कर रहा था। ग्रेस की छठी इंद्री ने उसे बताया कि यह बार पिछली सभी बार से अलग था। वह उस घबराए हुए एहसास को दबा नहीं सकती थी और अपने कानों में उनकी अंतहीन बकबक सुनना नहीं चाहती थी। परेशान और भ्रमित महसूस करते हुए वह सीधे अपार्टमेंट वापस चली गई। मुझे खोजना और कुछ जवाब पाना चाहती थी। 10:30 बजे उसने पार्क किया और प्रवेश द्वार तक चली गई। कचरा साफ कर रहे सफाई कर्मियों को देखा। इस समय वह बुरी तरह से देखना चाहती थी कि मैंने वास्तव में क्या जलाया था, लेकिन इस समय कर्मचारी पहले ही नए कचरे के डिब्बे लगा चुके थे और चले गए थे। ग्रेस केवल उस गाड़ी को ऊपर ले जा सकती थी। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुले,
वह प्रवेश द्वार पर सामान के कई बड़े बक्सों से अंदर ब्लॉक हो गई। पास के एक युवक ने देखा कि वह बाहर नहीं निकल पा रही थी और जल्दी से माफी मांगते हुए सामान हटा दिया। उसने अनुमान लगाया कि यह एक नया पड़ोसी होना चाहिए जो अभी अभी बगल वाले घर में आया था। यह याद करते हुए कि मेरे पैर की चोट अभी तक ठीक नहीं हुई थी, उसने मुझे बाहर जाते समय सावधान रहने की याद दिलाने के बहाने मुझसे बात करने का फैसला किया। लेकिन जब वह मेरे दरवाजे पर पहुंची तो उसने पाया कि गलियारे के उस पार का दरवाजा अजर था। उसने दस्तक देने के लिए हाथ उठाया। अंदर बहुत शांति थी, इधर उधर हलचल का कोई निशान नहीं था। इस लंबी चुप्पी ने ग्रेस को अनजाने में माथा सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। वह अंदर झांकने के लिए दरवाजा खोलने ही वाली थी कि उसके पीछे से एक पुरुष आवाज आई। क्या आप गलियारे के उस पार पड़ोसी हैं? नमस्ते, मैं 1705 का नया निवासी हूं, कृपया मेरा ख्याल रखना। 1705 ये नंबर सुनते ही ग्रेस ने सहज रूप से दरवाजे पर नंबर प्लेट देखी। अगले ही पल वह एक मूर्ति की तरह जम गई। युवक ने अपना सामान धकेलते हुए अभी भी उत्साह से अपना परिचय दिया। ग्रेस ने एक शब्द भी नहीं सुना। वह अचानक मुड़ी, उसकी आंखें उस पर तीव्रता से टिकी हुई थीं, बाईं ओर दरवाजे के नंबर 1705 की ओर इशारा करते हुए। 1705 के नए निवासी, तो मूल निवासी कहां है? लड़के ने अपने चेहरे से पसीना पोंछा। उसकी आंखों में खुशी भरी अभिव्यक्ति थी। एजेंट ने कहा कि वह आज सुबह बाहर चला गया। क्या आप उसे जानते हैं? क्या आप मुझे उसका संपर्क नंबर दे सकते हैं? ऐसा लग रहा था कि वह जल्दी में था। इस जगह को वास्तव में कम दाम पर सूचीबद्ध किया, मुझे सौदा मिल गया और मैं उसे धन्यवाद देना चाहता था। इन कुछ छोटे वाक्यों ने ग्रेस के दिमाग को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। वह काफी देर तक वहां खड़ी रही, फिर अचानक वास्तविकता में वापस आई, मुड़ी और अजर दरवाजे को धक्का दिया। कमरा बुनियादी फर्नीचर को छोड़कर पूरी तरह से खाली था। एक भी व्यक्तिगत वस्तु नहीं बची थी, एक मॉडल होम की तरह साफ। लड़का अभी भी मुस्कुरा रहा था, अपने साफ दांत दिखा रहा था। सही कहा, एजेंट ने कहा कि उस लड़के ने 3 दिनों तक साफ किया। चूंकि सब कुछ हिलाना सुविधाजनक नहीं था, उसने बहुत सारा सामान फेंक दिया। ग्रेस को पता नहीं था कि वह घर वापस कैसे आई। जब होश आया तो उसने खुद को दरवाजे पर बैठा पाया। दोनों पैर इतनी देर बैठने से सुन्न हो गए थे। वह ऐसी लग रही थी जैसे अभी अभी पानी से निकाली गई हो, पूरी तरह भीगी हुई। उसके पसीने से गीले कपड़े उसके शरीर से चिपक गए थे, बर्फीले ठंडे, जिससे वह बेकाबू होकर कांप रही थी। उसने अपना फोन निकाला और कांपते हाथों से मेरी वीचैट चैट ढूंढी, कुछ शब्द टाइप किए। तुम क्यों चले गए? लेकिन जैसे ही उसने भेजा, स्क्रीन पर एक छोटा लाल बिंदु दिखाई दिया, साथ ही गैर मित्र स्थिति का संकेत देने वाली 2 पंक्तियां। ग्रेस ने हठपूर्वक कई और संदेश भेजे, जिससे कई और नोटिफिकेशन शुरू हो गए। फोन स्क्रीन को देखकर उसे लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो। उसका गला लगभग सांस नहीं ले पा रहा था। उसने अपना गला बुरी तरह पकड़ लिया। उसका चेहरा तेजी से चमकदार लाल हो गया। जैसे ही उसका दम घुटने वाला था, फोन बजा और उसने जवाब देने के लिए अपनी पकड़ ढीली कर दी। दूसरे छोर से उसके रूममेट की घबराई हुई चीख आई, ग्रेस, यह बुरा है। ईथान, वह इटली चला गया। अभी अभी बंदर और मैं अंतरराष्ट्रीय कार्यालय में थे। हमने विनिमय छात्र सूची में उसका नाम देखा। इस बयान ने ग्रेस के दिल में बड़ी लहरें पैदा करते हुए बिजली की तरह काम किया। उसने एक कैबिनेट के सहारे खुद को स्थिर करने की कोशिश की, लेकिन उसके पहले से ही सुन्न पैर आज्ञा नहीं मान रहे थे। वह सिर के बल जमीन पर गिर गई। उसका माथा दीवार के कोने से टकरा गया, जिससे एक खूनी घाव खुल गया। खून खूब बह रहा था। गिरे हुए फोन ने अराजकता प्रसारित कर दी। तुम्हें क्या हुआ? हम अभी तुम्हारे पास आ रहे हैं। लेकिन ग्रेस और कुछ की परवाह नहीं कर सकती थी। उसने घाव को ढकने के लिए हाथ उठाया। उसका शरीर एक गेंद की तरह मुड़ा हुआ था। उसके गले से दर्द भरी धीमी आवाजें आ रही थीं। उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। इससे पहले कि वह पूरी तरह से होश खो बैठी, उसका अंतिम विचार एक वाक्य था जो उसने आज अनगिनत बार देखा था। अब उसके दिल पर उकेरा गया, ईथान कभी ग्रेस से प्यार नहीं करेगा। ग्रेस गंभीर रूप से घायल हो गई थी। हालांकि सौभाग्य से वह बच गई। उसे अभी भी गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती कराया गया था। जब वह उठी तो उसे पता चला कि 3 दिन बीत चुके हैं। कई दोस्त उसके अस्पताल के बिस्तर पर झुके हुए थे। उन्होंने राहत की सांस ली, फिर उस दौरान क्या हुआ इस बारे में बकबक करने लगे। वह बेहोश थी। उनके द्वारा एकत्र की गई जानकारी के अनुसार ईथान 3 दिन पहले ही इटली पहुंच चुका था, लेकिन वहां उसने अध्ययन कार्यक्रम पूरा नहीं किया था। उन्होंने सुना कि सूची प्रकाशित होने के बाद किसी ने उसे स्कूल में रिपोर्ट किया, यह कहते हुए कि उसने हाल ही में एक परीक्षा में नकल की थी और उसका विदेश अध्ययन का अवसर रद्द कर दिया जाना चाहिए। अगर सीट रद्द हो जाती है तो उसे शायद वापस आना पड़ेगा। चिंता मत करो ग्रेस, वह भाग नहीं सकता। ग्रेस का दिल अचानक धड़क उठा। उसकी आंखें सदमे से फैल गईं। वह इटली गया।
परीक्षा में नकल, सीट रद्द, वापस आना। वह अभी तक इस विशाल सूचना अधिभार से उबर नहीं पाई थी। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, एक रूममेट दरवाजा खोलने दौड़ा। बाकी तीनों सिंगुआ के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को देखने के लिए मुड़े। प्रोफेसर विलियम्स सख्त चेहरे के साथ अंदर आए। उसने अस्पताल के बिस्तर पर व्यक्ति पर एक नजर डाली। उसके स्वाभाविक रूप से आधिकारिक उपस्थिति ने लोगों को सीधे उसकी ओर देखने से डरा दिया। तुम ही ग्रेस हो। मैंने सुना कि तुमने ईथान और शॉन के बीच नकल के मामले में गवाही दी थी। मैं तुमसे एक शब्द कहना चाहूंगा। यह सुनकर रूममेट्स वहां रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वे जल्दी से अस्पताल के कमरे से बाहर निकल गए। दरवाजे को धीरे धीरे बंद होते देख रहे थे। ग्रेस ने अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया। हां, यह मैं ही थी। एक निश्चित जवाब पाकर प्रोफेसर विलियम्स का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। ईथान ने मुझे बताया कि तुमने झूठी गवाही दी। तुम इतने गंभीर मामले में सबूत गढ़ने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे कार्यों का उसके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि वह नकल का दाग ढो रहा है, उसका विनिमय छात्र स्थान रद्द कर दिया जाएगा। कॉलेज जनमत को दबाने के लिए उसे निष्कासित करने पर विचार कर रहा है। एक बार कागजी कार्रवाई आने के बाद उसका पूरा जीवन तुम्हारे हाथों बर्बाद हो जाएगा। वह तुम्हें पसंद करता है, लेकिन मुझे सच बताओ, क्या उसने इन 2 वर्षों में कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? क्या तुम उससे इतनी नफरत करती हो कि उसे एक मृत अंत तक धकेलना ही होगा? अगर तुम में एक इंसान के रूप में थोड़ी सी भी अंतरात्मा बची है तो तुरंत स्कूल जाओ और उन्हें सच्चाई बताओ। नहीं तो न केवल वह, बल्कि मैं और पूरा डिजाइन कॉलेज तुम्हारे एक झूठ से नष्ट हो जाएगा। यह शब्द सुनकर ग्रेस को लगा जैसे उसका सिर गूंज रहा हो। उसका दिल तुरंत घबराने लगा। वह केवल नाराज थी कि मैं क्लब समारोह में उसे नहीं चुनूंगा। वह मुझे आकर शांति बनाने के लिए मजबूर करना चाहती थी, इसलिए उसने टीचर जियाओ से झूठ बोला। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतनी बड़ी प्रतिक्रिया श्रृंखला शुरू कर देगा। उसने कभी यह कल्पना करने की हिम्मत भी नहीं की थी। अगर सब कुछ उस दिशा में विकसित होता है जिसकी प्रोफेसर विलियम्स ने भविष्यवाणी की थी कि चीजें कितनी बढ़ जाएंगी, अगर उसने वास्तव में मेरे व्यक्तित्व के साथ मेरा भविष्य बर्बाद कर दिया, तो मैं शायद अपने शेष जीवन के लिए उससे नफरत करूंगा। प्रेमी कटु शत्रु बन जाते हैं। यह कुछ ऐसा था जिसे ग्रेस कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी, यहां तक कि मृत्यु तक भी। उसने अब अपने माथे पर घाव की परवाह नहीं की। प्रोफेसर विलियम्स के साथ स्कूल जाने और सच्चाई बताने के लिए संघर्ष करने लगी। लेकिन जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले, चिकित्सा कर्मचारियों ने उन्हें रोक दिया। डॉक्टर उसे जाने नहीं दे रहे थे। सब उसे मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं सुन सकती थी। स्कूल लौटने पर अड़ी हुई थी। प्रोफेसर विलियम्स पहले ही अनुशासन विभाग के प्रमुख से संपर्क कर चुके थे। ग्रेस ने डिजाइन कॉलेज के डीन और शिक्षक जियाओ के सामने शॉन को नकलची के रूप में पहचाना। शॉन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह अचानक उसके खिलाफ हो जाएगी। वह तुरंत घबरा गया। रोते हुए कहने लगा कि यह वह नहीं था। टीचर जियाओ ने भी उम्मीद नहीं की थी कि वह अपनी गवाही को पलट देगी। नहीं जानता था कि उस पर विश्वास करूं या नहीं। ग्रेस ने ठंडेपन से शॉन की ओर देखा, अपना फोन खोला और एक फोटो दिखाया। यह एक पत्र है जो शॉन ने पहले व्यक्तिगत रूप से मुझे लिखा था। मेरा परिवार मूल प्रति बाद में लाएगा। आप पत्र और नोट पर लिखावट की तुलना कर सकते हैं। यह सुनकर शॉन का चेहरा तुरंत बिखर गया। वह कई नेताओं की गंभीर नजरों के तहत कुछ कदम पीछे हट गया। बेकाबू होकर कांपने लगा, उन्मादी रूप से रोने लगा। ग्रेस, मैं शॉन हूं। क्या तुम भूल गई कि हम साथ बड़े हुए हैं? यह मामला पहले ही खत्म हो चुका है। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? ग्रेस ने देखा कि वह अभी भी सबूत के बावजूद इनकार करने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में घृणा की चमक आ गई। मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया। पहले सिर्फ अभिनय था, अब मैं अभिनय नहीं करना चाहती। बेशक मैं अब तुम्हारे लिए कवर नहीं करूंगी। चूंकि तुमने यह किया, तुम्हें अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। जैसे ही उसने बात खत्म की, शॉन के परिवार ने मूल पत्र लाया। सावधानी पूर्वक तुलना करने के बाद नोट पर लिखावट वास्तव में शॉन की थी। अनुशासन विभाग ने तुरंत एक बैठक आयोजित की। गंभीर प्रभाव के कारण तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए एक स्कूल व्यापी घोषणा जारी करने का निर्णय लिया। शॉन को स्कूल से निकाल दिया गया था और इस घटना को उसकी स्थायी फाइल में दर्ज किया गया था। जब सब कुछ तय हो गया, तब तक अंधेरा हो चुका था। ग्रेस बाहर आते ही दीवार से लग गई और प्रोफेसर विलियम्स को आवाज दी। प्रोफेसर विलियम्स, क्या ईथान को पता है कि यहां क्या हुआ? हालांकि मामला पूरी तरह सुलझ गया था, प्रोफेसर विलियम्स का गुस्सा कम नहीं हुआ था। वह अभी भी उसे नाराजगी से देख रहा था। वह निष्कासित होने वाला था। वह कैसे नहीं जान सकता था? क्या तुमने अपना सिर बहुत जोर से मारा था कि ऐसी डांट पड़ी? ग्रेस को और भी बुरा लगा, लेकिन वह अभी भी सब कुछ समझाना और सुलझाना चाहती थी। अब सब कुछ हल हो गया है, क्या वह वापस आएगा? प्रोफेसर विलियम्स ने उस पर घूर कर देखा। उसके स्वर में तिरस्कार भरा था। यह सीट पूरे डिजाइन कॉलेज में एकमात्र है।
ईथान ने इसे योग्यता के आधार पर अर्जित किया है। इटली में 3 साल की अच्छी पढ़ाई के बाद लौटने पर उसका एक उज्जवल भविष्य होगा। वह वापस क्यों आएगा? इसके अलावा सिंगुआ में तुम जैसे लोगों के साथ वापस न आने से उसे कुछ कष्ट सहने से बचाया जा सकेगा। मुझे पता होना चाहिए था कि वह तुम जैसी किसी के लिए पागल होकर गिर गया था। मुझे उससे बात करनी चाहिए थी कि वह साथी चुनने पर नजर रखे। प्रोफेसर विलियम्स की सुरक्षा कॉल प्राप्त करते ही मैं समुद्र तट पर धूप सेंक रहा था। मुझे नहीं पता था कि टीचर ने ग्रेस से सच्चाई कैसे कहलवाई और पूछताछ नहीं करना चाहता था, केवल ईमानदारी से टीचर का आभार व्यक्त किया। प्रोफेसर विलियम्स ने मुझे कुछ और निर्देश दिए, फिर जल्दी से एक बैठक में चले गए। मैंने समुद्री हवा महसूस की, अपने बगल वाले जूस का एक घूंट लिया और आराम से समुद्र तट पर पीछे झुक गया। 3 दिन पहले मैं इटली पहुंचा था। मूल रूप से सीधे नामांकन प्रक्रिया पूरी करने का इरादा था, लेकिन स्कूल ने मेरी स्थिति को सत्यापित करने के लिए चीन वापस फोन किया। अचानक मुझे सूचित किया कि मेरी सीट में कोई समस्या थी और इसे अस्थायी रूप से संसाधित नहीं किया जा सकता था। मैंने अपने रूममेट से पूछा और पता चला कि किसी ने चुपके से मेरी रिपोर्ट कर दी थी। फिर मैंने प्रोफेसर विलियम्स से संपर्क किया और स्थिति समझाई, उनसे कुछ समाधान सोचने को कहा। हालांकि प्रोफेसर विलियम्स सिंगुआ का सुनहरा नाम थे, वह भी जानते थे कि इस मामले को स्पष्ट करना मुश्किल होगा और उन्होंने सबसे खराब स्थिति के लिए तैयारी कर ली थी। मुझे कहना होगा, ग्रेस का सामना करने के बाद से मेरे तनाव सहनशीलता में स्पष्ट रूप से सुधार हुआ था। अब संभावित निष्कासन के गंभीर परिणाम का सामना करते हुए मैं अतीत को देख सकता था। इसे अब दिल पर नहीं लेना, यहां तक कि मूड में रातों रात विमान का टिकट खरीदने की, एएनसी में थोड़ी छुट्टी बिताने की भी। अब जब सब कुछ हल हो गया था, मैं पूरी तरह से आराम महसूस कर रहा था। सोच रहा था कि कब वापस जाकर अधूरी प्रक्रियाओं को पूरा करूं। लेकिन जैसे ही मैं फ्लाइट टिकट ब्राउज कर रहा था, डॉर्म ग्रुप चैट में अचानक एक संदेश पॉप हुआ। ईथान, ग्रेस अभी अभी हमारे डॉर्म में तुम्हें खोजने आई थी। उसने कहा कि वह तुम्हारा संपर्क विवरण चाहती थी। उसने कहा कि वह माफी मांगना चाहती थी। हम उसकी चाल में नहीं आएंगे, चिंता मत करो। हमने एक भी अंक नहीं बताया। तुम नहीं जानते कि वह अब कितनी दुबली पतली लगती है। अभी भी उसके सिर पर पट्टी बंधी है। सुना कि वह कुछ दिन पहले आईसीयू में थी। कर्मा वास्तव में एक चीज है, वह इसकी हकदार है। ये स्पष्ट शिकायतें देखकर मेरे दिमाग में तुरंत ग्रेस की छवि आ गई, जो मेरा नया फोन नंबर मांग रही थी और अस्वीकार कर दी गई थी। मेरे मुंह के कोने पर एक मुस्कान आ गई। मैंने एक धुन गुनगुनाई और समूह में एक बड़ा लाल लिफाफा भेजा। इन दिनों मेरी मदद करने के लिए सबको धन्यवाद। सब कुछ आसानी से सुलझ गया है। जब 3 साल की अवधि पूरी हो जाएगी तो मैं सबको खाना खिलाऊंगा जब मैं चीन वापस आऊंगा, ताकि व्यक्तिगत रूप से अपना आभार व्यक्त कर सकूं। मेरे रूममेट्स जानते थे कि मैं हमेशा उदार था और पीछे नहीं हटे। उन सभी ने लाल लिफाफे का दावा किया। स्क्रीन पर चुंबन इमोजी गिरते देखे। मैं ऐसे अच्छे रूममेट्स पाकर खुश था। 2 मिलान वापस जाने की जल्द से जल्द उड़ान बुक करने के बाद मैंने खिंचाव लिया और खड़ा हो गया। नरम रेत पर होटल की ओर चल पड़ा। इस बार प्रक्रिया बहुत सुचारू रूप से चली। कोई समस्या नहीं आई। मैंने अपने हाथ में मुहर लगे दस्तावेजों और अपने नए जारी छात्र आईडी को एक संतुष्ट अभिव्यक्ति दिखाते हुए देखा। जब स्टाफ ने पूछा कि क्या मैं छात्रावास आवास चाहता हूं या खुद अपार्टमेंट ढूंढूंगा, क्योंकि मैं वास्तव में जटिल अंतरराष्ट्रीय छात्र छात्रावासों को स्वीकार नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने अपने परिवार से स्कूल के पास एक छोटा सा अपार्टमेंट पहले से खरीदवा लिया था और तुरंत अपने सामान के साथ वहां चला गया। मंजिल पर पहुंचने के बाद मैंने आगे सीढ़ियों को देखा और अपने भारी सूटकेस को उठाने की कोशिश की। एक लंबी आह भरी। जैसे ही मैं सोच रहा था कि क्या मदद के लिए किसी को भुगतान करूं, पास से अचानक एक खूबसूरत लड़की की आवाज आई। मैं मुड़ा और एक आश्चर्यजनक युवा गोरी सुंदरी को अंग्रेजी में पूछते देखा कि क्या मुझे मदद की जरूरत है। मैंने जल्दी से सिर हिलाया। खूबसूरत लड़की ने मेरा सामान सीढ़ियों तक ले जाने में मदद की। चलते चलते मुझसे बातें करती रहीं। जब तक हम अपार्टमेंट के दरवाजे पर पहुंचे, तब तक हम दोनों अपना परिचय दे चुके थे। मैंने विनम्रता से उसका आभार व्यक्त किया, लेकिन उसने मुझे अपनी लाल हथेलियां दिखाईं। अच्छे स्वभाव से मजाक करते हुए, मैंने तुम्हारी मदद की। एक साधारण धन्यवाद शायद पर्याप्त नहीं है। अगर यह सुविधाजनक हो तो क्या तुम मुझे अपना बिजनेस कार्ड दे सकते हो? यह अनुरोध सुनकर मैं एक पल के लिए रुक गया, लेकिन जल्दी से प्रतिक्रिया दी और अपने बैग में खोजबीन करने लगा। पूरी तरह खोजबीन के बाद मुझे नहीं मिला कि मैंने उन्हें कहां रखा था। मैं केवल माफी के साथ माफी मांग सकता था। खूबसूरत लड़की ने कहा कि यह कोई समस्या नहीं है। कहीं से एक पेन निकाला और अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। क्या तुम अपना फोन नंबर मेरे हाथ पर लिख सकते हो? मैं कुछ सेकंड के लिए झिझका, लेकिन पेन ले लिया और उसके उस नाजुक जैसे हाथ पर लंबी संख्याओं की एक श्रृंखला लिख दी। नए अपार्टमेंट में जाने के बाद मैं कई दिनों तक व्यस्त रहा। आखिरकार जगह को ठीक से व्यवस्थित किया। उस शाम मुझे शब्द मिला कि सभी अंतरराष्ट्रीय विनिमय छात्रों ने पंजीकरण पूरा कर लिया था। कल सभागार में एक स्वागत समारोह होगा। मैंने समय नोट किया और अगले दिन जल्दी निकल गया। इन पिछले कुछ दिनों में
हालांकि मैं खाली होने पर परिसर में घूमता था, क्योंकि स्कूल इतना बड़ा था और स्थापत्य शैली काफी समान थी, मैं अभी भी खो जाता था। समय कम होता देख जैसे ही मैं किसी से दिशा पूछने वाला था, मेरा फोन अचानक बजा। यह एक अपरिचित नंबर था। एक पल झिझकने के बाद मैंने फोन उठाया। एक बहुत ही परिचित आवाज रिसीवर से आई, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था कि यह कौन थी। जब मैं हैरान था, किसी ने अचानक मेरे कंधे को पीछे से थपथपाया। मैं मुड़ा और उस खूबसूरत लड़की को देखा जिसने कुछ दिन पहले मेरी मदद की थी। मुस्कुराते हुए मुझे अभिवादन कर रही थी, फोन अभी भी अपने कान से लगाए हुए थी। तब मुझे एहसास हुआ कि यह उसका नंबर था। मेरे चेहरे पर एक प्रसन्न अभिव्यक्ति दिखाई दी। लूसी ने पूछा कि मैं क्या सोच रहा था। मैंने ईमानदारी से उसे अपनी परेशानी के बारे में बताया। सभागार के बारे में सुनकर उसने तुरंत कहा कि वह भी वहां जा रही थी और मुझे रास्ता दिखा सकती थी। मुझे उस पर कोई संदेह नहीं हुआ। हम दोनों भूल भुलैया जैसे परिसर में से निकले, रास्ते भर बातें करते और हंसते रहे। लगभग 10 मिनट चलने के बाद लूसी ने आगे एक इमारत की ओर इशारा किया और कहा कि हम पहुंच गए। मैंने अपना फोन निकालकर जांचा। वास्तव में यह स्कूल द्वारा भेजी गई इमारत की फोटो से बिल्कुल मेल खाता था। मैंने जल्दी से लूसी को हाथ हिलाकर धन्यवाद दिया। यह स्वागत समारोह 2 घंटे तक चला। सभागार से बाहर आने पर मेरी पीठ में दर्द था। मैं सोच रहा था कि दोपहर का भोजन कहां करूं। तभी अचानक कोई मेरे सामने आया। लूसी मुस्कुराई और मेरा अभिवादन किया। दोपहर के भोजन की योजनाओं के बारे में पूछा। मैं वास्तव में इसी बात से परेशान था। उसने मेरी चिंता को देखा और मुस्कुराते हुए एक रेस्तरां की सिफारिश की। मुझे उसके साथ चलने का निमंत्रण दिया। मैं सहमत हो गया। उसके पीछे स्कूल से बाहर निकलते हुए जब हम रेस्तरां के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, तो मुझे एहसास हुआ कि यह एक चीनी रेस्तरां था। मेरी आंखों में भ्रम की एक किरण दौड़ गई। तुम मुझे चीनी खाने के लिए ले जाना चाहती हो? क्या तुम इसे खाने की आदी हो? मैंने सुना है कि तुम लोग यहां के खाने को अच्छी तरह से एडजस्ट नहीं कर पाते। मुझे उम्मीद है कि हम आज एक सुखद भोजन अनुभव कर सकते हैं, और मैं भी चीनी भोजन का प्रयास करना चाहती हूं। इसलिए मैंने यह रेस्तरां चुना। मैंने उससे इतनी विचारशीलता की उम्मीद नहीं की थी और उसकी दयालुता को अस्वीकार नहीं करना चाहता था। मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो चलिए इस जगह पर चलते हैं। मैं यहां कुछ हद तक मेजबान हूं। इस भोजन का ख्याल मुझे रखने दो। उम्मीद है कि मैं तुम्हें एक अच्छा चीनी भोजन अनुभव दे सकता हूं। हम दोनों बातें करते हुए रेस्तरां में दाखिल हुए, एक सीट ढूंढी और बैठ गए। मैंने लूसी को मेनू दिखाया। वह इन व्यंजनों में बहुत रुचि रखती थी। मैंने एक एक करके उनका परिचय दिया, फिर 5 व्यंजन ऑर्डर किए। उसके जीवंत लेकिन विनम्र व्यक्तित्व के कारण यह भोजन वास्तव में बहुत सुखद था। हमने पूर्व और पश्चिम के बीच सांस्कृतिक अंतर पर चर्चा की और हाल ही में स्कूल में हो रही विभिन्न दिलचस्प घटनाओं के बारे में बात की। हम जल्दी ही एक दूसरे से परिचित हो गए। दोपहर के भोजन के बाद लूसी मुझे मेरे अपार्टमेंट तक भी ले गई। पार्टी करते समय उसने एक अनिच्छुक अभिव्यक्ति दिखाई, विनम्रता से एक निमंत्रण दिया। इस सप्ताह के अंत में क्या मुझे आपको दोपहर की चाय के लिए आमंत्रित करने का सम्मान मिल सकता है? सप्ताहांत ने सुंदर मौसम ला दिया। मैंने खुशी खुशी निमंत्रण स्वीकार कर लिया। लूसी के साथ गार्डन कैफे में आराम से बातें कर रहा था। झील से गोरे कबूतरों का एक झुंड उड़कर आया। एक पंख शान से मेरे बालों पर आ गिरा। लूसी ने इसे देखा और मुस्कुराई। इसे हटाने में मदद करने के लिए खड़ी हो गई। हम इतने करीब थे, दूर से हम काफी घनिष्ठ लग रहे थे। मैंने मुस्कुराती आंखों से ऊपर देखा। मुश्किल से मेरे होठों से धन्यवाद निकला था। जब मेरी परिधीय दृष्टि ने बाईं ओर कुछ पकड़ा, तो मेरी नजर तुरंत जम गई। वह महिला जो प्रवेश द्वार पर अपने माथे पर पट्टी बांधे खड़ी थी, बिल्कुल थकी हुई और फटी हुई दिख रही थी। वह इतनी ग्रेस क्यों लग रही थी? इससे पहले कि मैं करीब से देख पाता, महिला पहले ही आक्रामक तरीके से अंदर आ चुकी थी। उसने अपनी खून से लथपथ आंखें नीची कीं, स्वादिष्ट पेस्ट्री की मेज को ऊपर से देखा। उसकी नजर हम दोनों के बीच घूम रही थी, गुस्से से पूछ रही थी कि वह कौन थी। वह परिचित आवाज सुनकर मैंने पुष्टि की कि यह वास्तव में ग्रेस थी। हालांकि मुझे नहीं पता था कि वह कैसे जानती थी कि मैं यहां हूं। मैं उसकी उपस्थिति से हैरान नहीं था। मुझे पता था कि वह आखिरकार इटली तक मेरा पीछा करेगी। आखिरकार ग्रेस की नजरों में मैं आसान पहुंच के भीतर शिकार था। वह मुझे कभी भी अपनी नाक के नीचे से भागने नहीं देगी। मैंने इस पुनर्मिलन के लिए लंबे समय से तैयारी कर रखी थी, इसलिए उसके भयानक रवैये का सामना करते हुए मैं असाधारण रूप से शांत रहा। एक नया बना दोस्त। कैसा दोस्त? प्रेमिका, है ना? ग्रेस ने व्यावहारिक रूप से उन आखिरी शब्दों पर अपने दांत पीस लिए। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी गंभीर चोटों के साथ खुद को यहां खींचकर, हजारों मील उड़कर, सब कुछ ठीक से समझाना चाहती थी, सब कुछ कबूल करना चाहती थी,
वह मुझे किसी दूसरी महिला के साथ डेटिंग के दृश्य में चलती हुई मिलेगी, बस कुछ ही दिन विदेश में, और तुम्हें पहले से ही कोई नया मिल गया। क्या तुम मुझे 2 साल से पसंद नहीं करते थे? 99 अस्वीकृतियों के बाद हार नहीं मानी? क्या हमने 100वें पर साथ रहने का वादा नहीं किया था? इजहार, तुम वादा क्यों तोड़ रहे हो? अपना वचन तोड़ रहे हो? यह महसूस करते हुए ग्रेस के सीने में आग और भी तेज जलने लगी। उसकी आवाज पीड़ा से भरी थी। तुम मुझे भूल गए। मैंने उसे पुरानी बातें दोहराने का मौका नहीं दिया, सीधे उसकी बातें काट दी। तुम्हारा पीछा करना वास्तव में गर्व की बात नहीं थी, तो क्या हुआ अगर मैं भूल गया? क्या मुझे नहीं भूलना चाहिए था? उस चेहरे के अलावा तुम में कुछ खास नहीं है। मैं अब रुचि नहीं रखता, बदलाव चाहता हूं। क्या मुझे इसके लिए तुम्हारी अनुमति की जरूरत है? कुछ ही वाक्यों ने ग्रेस का गला घोंट दिया। उसने अविश्वास में मेरी ओर देखा। उसकी आंखें संदेह से भरी थीं। ईथान, इन पिछले कुछ दिनों में तुम क्या करते रहे? हम स्पष्ट रूप से सहमत थे। मैं इन दिनों बहुत अच्छा समय बिता रहा हूं, अच्छा खा रहा हूं, अच्छा पी रहा हूं, अच्छा सो रहा हूं। तुम्हारी बदौलत मुझे घूमने का भी समय मिला। तुम्हारा अचानक यहां आना ही मुझे दुखी कर रहा है। अगर तुम समझ सकती हो कि मेरा क्या मतलब है तो कृपया इस कैफे को तुरंत छोड़ दो। सच में, तुम मेरी इस खूबसूरत महिला के साथ भोजन में खलल डाल रही हो। जैसे ही मैंने ये कहा, मेरा स्वर हल्का और हवादार था। मेरी अभिव्यक्ति, मामले की बात, इस ठंडे उदासीन रवैये ने ग्रेस के पहले से ही खराब रंग को और भी पीला बना दिया। तब उसे एहसास हुआ कि सब कुछ वास्तव में उसके नियंत्रण से बाहर हो गया था। उसकी भावनाएं और भी अधिक उत्तेजित हो गईं। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और असंगत रूप से समझाने लगी। मैं पहले गलत थी। मुझे तुम्हारी भावनाओं का फायदा नहीं उठाना चाहिए था। मुझे माफ कर दो ईथान। कृपया मुझे एक और मौका दो, ठीक है? मेरी नजरों में उसकी माफी पूरी तरह से निष्ठाहीन थी। मुझे 99 बार सार्वजनिक रूप से ठुकराया गया था। एक माफी तुम सब कुछ मिटा सकती है। कितनी इच्छाधारी सोच है, कितना असंभव सपना है। उसके थोड़े कांपते हाथों को देखकर मैंने माथा सिकोड़ा। मेरा स्वर उपहास से टपक रहा था। मैं कैंपस ब्यूटी की माफी नहीं उठा सकता। चिंता मत करो, अब से हम अजनबी हैं। तुम्हें अब मेरे तुमसे चिपके रहने की चिंता नहीं करनी है। मेरी आंखों में दृढ़ता देखकर ग्रेस जानती थी कि मैं मजाक नहीं कर रहा था। वह बहुत घबरा गई। उसके हाथ अनजाने में कस गए। मुझे इतनी जोर से पकड़ा कि मैंने माथा सिकोड़ लिया। लूसी, जो हमारी बातचीत को नहीं समझ सकती थी, ने शुरू में सोचा कि हम दोस्त हैं, बातें कर रहे हैं। लेकिन स्थिति को बिगड़ते देख मेरा हाथ लाल होने तक पकड़ा जा रहा था। वह मुझे मुक्त करने में मदद करने के लिए जल्दी से खड़ी हो गई। यह क्रिया ग्रेस के लिए, जो पहले से ही खुद पर नियंत्रण खो चुकी थी, एक उकसावा थी। बिना सोचे उसने लूसी का हाथ हटा दिया। लूसी कई कदम पीछे धकेल दी गई। ग्रेस ने उस पर ठंडी नजर डाली और मुझे खींचने की कोशिश की। उसने खुद को दीवार से सहारा दिया। मेरी प्रतिरोधी अभिव्यक्ति को देखकर तुरंत फिर से आगे बढ़ी। एक मुक्का सीधे ग्रेस के चेहरे पर जा लगा। दोनों तुरंत हाथापाई करने लगे। पहले से शांत गार्डन कैफे अराजकता में बदल गया। टेबल और कुर्सियां उलट गईं। हर जगह मलबा, यहां तक कि पास के गमले भी गिर गए। कई ग्राहक शामिल होने के डर से दरवाजे से बाहर भागे। दूसरी मंजिल पर दुकान के मालिक ने तुरंत पुलिस को बुलाया। शहर के केंद्र में स्थित पुलिस जल्दी से पहुंच गई। दोनों को अलग किया जो लाल देख रहे थे, और उन्हें दोनों को स्टेशन ले गए। ग्रेस के सिर पर पट्टी फट गई थी, जिससे एक भयानक घाव दिख रहा था। इस दृश्य ने पुलिस अधिकारियों को कंपा दिया। सहज रूप से मान लिया कि लूसी एक मरीज को धमका रही थी। लूसी ने बेतहाशा समझाने की कोशिश की। ग्रेस भी पीछे नहीं हट रही थी। उसने जोर देकर कहा कि लूसी ने पहले हमला किया था। दोनों काफी देर तक बहस करते रहे, लगभग अफसर के कान के पर्दे फोड़ दिए। इस निष्कर्ष पर पहुंचे बिना कि कौन सही था या गलत, हताशा से वे केवल मेरी मदद ले सकते थे, क्योंकि मैं एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी था। सर, क्या आप कृपया वर्णन कर सकते हैं कि घटनास्थल पर क्या हुआ? यह पूछताछ सुनकर दोनों एक साथ मुड़े, अपनी बेचैन निगाहें मुझ पर टिकाए। जिस क्षण से उन्होंने लड़ना शुरू किया, मैंने खुद को गलती से चोट लगने से बचाने के लिए एक तरफ कदम बढ़ा दिया था। पूरे समय मैंने लड़ाई तोड़ने के लिए एक शब्द भी नहीं कहा था। उन्हें एक दूसरे पर अपनी निराशा निकालते हुए देख रहा था। अब इससे दूर नहीं रह सकता था। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हाथ उठाया, बिना पलक झपकाए ग्रेस की ओर इशारा किया। उसने पहले कदम उठाया और उसे धक्का दिया। यह शब्द सुनकर ग्रेस पूरी तरह से जम गई। यह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि मैं उसकी पहचान करूंगा। उसने सीधे मेरी ओर देखा, यहां तक कि उसकी आवाज भी कांप रही थी। मैंने उसे केवल थोड़ा धक्का दिया। वह स्पष्ट रूप से वही थी जिसने पहले मारा। ईथान, तुम क्यों? उसके शब्द अचानक बंद हो गए। ग्रेस के दिमाग में एहसास की एक चमक आई। वह अचानक समझ गई कि मैं ये क्यों कह रहा था। मैं उससे बदला ले रहा था। उसे वह स्वाद चखा रहा था जो गलत आरोप लगने और दोष लेने जैसा होता है। यह महसूस करते हुए वह एक और शब्द नहीं बोल पाई।
केवल अपनी छाती को कसता हुआ महसूस कर रही थी। सांस लेने में असमर्थ, पुलिस चीनी नहीं समझ सकती थी और मुझसे अनुवाद करने को कहा। मैंने सीधे हमारे बीच संबंध साफ कर दिए। लूसी और मैं एक साथ भोजन कर रहे थे। वह धमाका करते हुए आई, मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ जबरन ले जाने की कोशिश की, फिर किसी को धक्का दिया, इसलिए उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। ग्रेस के दिल में आखिरी उम्मीद पूरी तरह से बुझ गई। उसने अपना मुंह खोला, उसकी आवाज शक्तिहीन थी। तुम फिर कभी मेरे साथ नहीं खड़े होगे, है ना? मैंने उसे घृणा से देखा, ठंडे से मुस्कुराया। मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूं, मैं केवल सच्चाई के पक्ष में खड़ा होता हूं। ग्रेस अभी भी हार नहीं मान रही थी, एक और सवाल दबाते हुए। अगर उसने आज पहले मुझे धक्का दिया होता तो क्या तुम ईमानदारी से सच्चाई बताते? क्या यह भी एक सवाल है? क्या हम करीबी रिश्तेदार हैं या कुछ? लूसी युवा और पतली है। बेशक, मुझे उस लाइन को छोड़ने के बाद अपने दोस्त का ख्याल रखना है। मैं उसके चेहरे के भाव की परवाह नहीं कर सकता था। मैं मुड़ा और गवाही के साथ चला गया। साथ ही तुरंत सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किया गया। सच्चाई जल्द ही सामने आ गई। एक विदेशी नागरिक के रूप में ग्रेस को हंगामा करने के लिए हिरासत में लिया गया था। मैंने लूसी के बाहर आने का इंतजार किया और उससे माफी मांगी, बार बार माफी मांगी। उसने हाथ हिलाया, मामूली चोटों को दिल पर नहीं लिया। इसके बजाय कहा कि आज की डेट बाधित हो गई थी, वह मुझे अगले हफ्ते फिर से आमंत्रित करना चाहती थी। मैंने ध्यान से सोचा। हालांकि लूसी वास्तव में बहुत सुंदर थी। आज जो हुआ उससे देखते हुए वह अपर्याप्त तर्कसंगत और परिपक्व लग रही थी। मुझे पता था कि ग्रेस इसे आसानी से जाने नहीं देगी और उसे इसमें नहीं घसीटना चाहता था। साथ ही फिर से पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहता था। मैं बता सकता था कि उसके मेरे प्रति अन्य इरादे थे। अब मैं आवेग में काम नहीं करूंगा, इसलिए अंत में मैंने विनम्रता से मना कर दिया। ग्रेस ने काफी देर तक कनेक्शन तलाशे। आखिरकार किसी को उसे जमानत पर छुड़ाने के लिए मिला। वह अकेले ही सड़कों पर बिना किसी उद्देश्य के भटकती रही। नहीं जानती थी कि कहां जाना है। बस हाल ही में हुई हर चीज के बारे में सोचकर उसे लगा जैसे उसका पूरा दिल आग पर भुना जा रहा हो। असहनीय रूप से पीड़ादायक अपार पछतावा एक ज्वार की तरह उठा, उसे पूरी तरह से डुबो दिया। वह बेतहाशा मेरी 99वीं इजहार पर वापस जाना चाहती थी। उसी समय मेरे साथ रहने के लिए सहमत होने के लिए, अपनी सच्ची भावनाओं को प्रकट करने के लिए। तब उसके बाद की कोई भी अराजकता नहीं होती। मैंने उसे नहीं छोड़ा होता। हम अंततः एक साथ हो सकते थे, लेकिन देर रात की ठंडी हवा और बारिश ने उसकी कल्पनाओं को चकनाचूर कर दिया। बूंदाबांदी को देखते हुए उसे अंततः एहसास हुआ कि सब कुछ उस बिंदु पर पहुंच गया था जहां से वापसी संभव नहीं थी। फिर भी वह हार मानना नहीं चाहती थी। उसने 2 साल से गुप्त रूप से प्यार किया था, 2 साल इंतजार किया था। अपनी उम्मीदों को चूर चूर होने की इजाजत नहीं देगी। उसने कसम खाई कि हर संभव तरीके से मुझे उसी तरह वापस जीत लेगी जैसे मैंने उसका पीछा किया था। एक माफी अर्जित करने के लिए 100 प्रकार की भक्ति का उपयोग करके। बस एक बार काफी होगा। अगले आधे महीने के लिए मैंने ग्रेस को नहीं देखा। जीवन सामान्य हो गया। लूसी ने मुझे उसके बाद 2 बार और बाहर जाने के लिए कहा। मना करने के बाद हमारा रिश्ता बस खत्म हो गया। मैं इस संक्षिप्त रोमांस के बारे में दुखी नहीं था। मेरा सामान्य सामाजिक और शैक्षणिक जीवन काफी संतोषजनक था। इस विदेशी भूमि में मैंने कुछ खाना पकाने की तकनीकें भी सीखी थीं, इसलिए मैं जल्दी से अंतर्राष्ट्रीय छात्र समूह में घुल मिल गया था। जब मैं लगभग भूल ही गया था कि ग्रेस अस्तित्व में है, वह अचानक फिर से प्रकट हुई, गुलाबों और गुब्बारों से भरी कई कारों के साथ स्कूल में मुझे रोकते हुए। चारों ओर से उत्सुक निगाहों को देखकर मैं कुछ देर के लिए बोल नहीं पाया। ग्रेस ने मेरी अभिव्यक्ति की परवाह नहीं की। अवसर का लाभ उठाते हुए वह सब कुछ बयान कर दिया जो वह अपने दिल में छिपा रही थी। ईथान, अगर मैं भी 100 बार तुम्हारा पीछा करूं तो क्या तुम मुझे एक और मौका देने को तैयार होगे? अगर मैंने ये शब्द कुछ महीने पहले सुने होते तो शायद मैं भावुक होकर रो पड़ता, लेकिन अब मैं न केवल अप्रभावित महसूस कर रहा था बल्कि मुझे रोंगटे खड़े हो गए थे। इतनी नाटकीय साजिश, इतनी घटिया पंक्तियां, क्या मैं उस समय पागल था कि सार्वजनिक रूप से इतनी बार ऐसा इजहार कर सकता था? उन दिनों को वापस सोचकर मुझे पुरानी यादें भी नहीं आईं, केवल देखने में बहुत दर्दनाक लगा। अगर मुझे समय यात्रा करने का एक मौका मिलता तो मैं निश्चित रूप से अपनी पूरी कोशिश करता कि खुद को ग्रेस को पहली नजर में प्यार करने से रोकूं, उसके सच्चे स्वभाव को सीधे उजागर करूं। इतने लंबे समय तक, 2 साल, 700 से अधिक दिनों तक किसी अयोग्य व्यक्ति पर बर्बाद नहीं होता। कितनी दयनीय बात है। मैं अभी भी पछतावा महसूस कर रहा था। यह नहीं सुन रहा था कि सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा था। काफी देर तक बिना जवाब का इंतजार करने के बाद ग्रेस का दिल और अधिक घबराने लगा। उसका पूरा आचरण बेचैन और बेचैन हो गया। इधर उधर देखते हुए सोच रही थी कि क्या उसने कुछ ठीक से नहीं किया था, लेकिन सब कुछ जांचने के बाद उसे कोई खामी नहीं मिली। केवल घबराकर मेरी ओर देख सकती थी। जैसे ही उसने अपनी आंखें नीची कीं, मैंने सीधे उसकी नजर से बचते हुए
मुड़ा और दूर किसी को हाथ हिलाया। मेरी आवाज में आश्चर्य था। अरे स्टेला, तुम लोग कहां जा रहे हो? उसने मेरी नजर का पीछा किया, केवल यह महसूस करने के लिए कि मैं किसी और को नमस्कार कर रहा था। यह उपेक्षापूर्ण रवैया ग्रेस के दिल को जमीनी स्तर पर गिरा देने वाला था। उसकी त्वचा तुरंत बेहद बदसूरत हो गई। उसने कुछ शब्दों को पीसकर मेरा ध्यान वापस पाने की कोशिश की। ईथान। इससे पहले कि वह समाप्त कर पाती, स्टेला नाम की लड़की चली आई। उसका स्वर विशेष रूप से परिचित लग रहा था। हम कैंपिंग पर जाने की योजना बना रहे हैं ईथान, क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे? मौसम साफ था। मेरी सप्ताहांत की कोई अन्य योजना नहीं थी और मेरे सामने एक बड़ी परेशानी थी। मेरे पास मना करने का कोई कारण नहीं था। मैंने खुशी खुशी सहमति जता दी। स्टेला ने उम्मीद की थी कि मैं स्वीकार कर लूंगा। स्वाभाविक रूप से मेरे हाथों से बैग लेने पहुंची। मैंने मना नहीं किया, सीधे बैग उसे दे दिया। मुस्कुराते हुए उसकी शाम की योजनाओं के बारे में पूछा। हम में से किसी ने भी ग्रेस पर एक नजर नहीं डाली। बातें करते हुए कैंपिंग समूह में शामिल हो गए। लोगों के समूह को धीरे धीरे दूर जाते देखा। ग्रेस का रंग अचानक मौत के समान पीला पड़ गया। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। स्टेला की ओर नफरत और गहरी ईर्ष्या से भरी आंखों से देखा। ग्रेस हमारे पीछे पीछे एक नदी के उस पार बाहरी इलाके तक गई। वह दूसरी तरफ होने वाली हर चीज को स्पष्ट रूप से देख सकती थी। 7 या 8 अंतरराष्ट्रीय छात्र बारबेक्यू और बातचीत करते हुए, पार्टी के खेल खेलते हुए असाधारण रूप से जीवंत दिख रहे थे। वह शामिल नहीं हो सकती थी, केवल दूर से देख सकती थी। लेकिन जितना अधिक वह देखती, उतना ही उसका दिल दुखता। मैं चाहे कुछ भी करता, स्टेला नाम की वह लड़की मेरे साथ रहती। हम दोनों के बीच की दूरी कभी भी 10 कदम से अधिक नहीं हुई और लगातार करीब आ रही थी। दूसरों से अलग ये घनिष्ठता ग्रेस की आंखों को ईर्ष्या से लाल कर रही थी। काश वह जाकर सीधे मुझे खींच लेती, लेकिन वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि अगर वह वास्तव में ऐसा करती तो यह निश्चित रूप से मुझे नाराज कर देता। वह नहीं चाहती थी कि हमारा रिश्ता बिगड़ता रहे, इसलिए वह आग में घी डालने जैसा कुछ नहीं कर सकती थी। वह केवल उन जटिल भावनाओं को निगल सकती थी जो उसके दिल और फेफड़ों को जला रही थीं। खुद को यह सहने के लिए राजी करती थीं। यह धैर्य 6 घंटे तक चला। आसमान धीरे धीरे अंधेरा हो गया। दूसरी तरफ उन्होंने अलाव जलाया और एक पार्टी फेंकी, अत्यधिक जीवंत। शायद यह बहुत शोर था। मैं बिल्कुल अभ्यस्त नहीं था और अकेले नदी के किनारे गया। हवा का झोंका महसूस करना चाहता था। ग्रेस ने मेरे पास आने का अवसर जब्त किया, आवाज देते हुए, ईथान, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। मैं आज अच्छे मूड में था, लेकिन उसे देखकर भी मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरा स्वर विशेष रूप से दयालु नहीं था। माफ करना, मैं वास्तव में नहीं सुनना चाहता। यह कहकर मैंने जाना शुरू कर दिया। ग्रेस तुरंत घबरा गई, सीधे मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में गिड़गिड़ाहट थी। बस मुझे कुछ मिनट दो ईथान। ऐसी बातें हैं जो मैं लंबे समय से कहना चाहती थी। यह सुनकर मैंने आखिरकार उसकी ओर देखा। मेरी अभिव्यक्ति काफी सूक्ष्म थी। क्या चीजें बहुत पहले से? मुझे यह मत बताना कि यह कुछ बकवास है, जैसे कि 2 साल पहले पहली नजर में मुझसे प्यार हो गया था। अंत तक मेरी आवाज पहले से ही एक मजाकिया लहजा रखती थी। ग्रेस मानो बिजली लग गई हो, पूरी तरह से जम गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह मेरे मुंह से सुनेगी। वह रहस्य जो उसने सोचा था कि उसने इतनी अच्छी तरह छुपा लिया है। मैंने उसकी भावनाओं की परवाह नहीं की। मेरे चेहरे पर उपहास और गहरा हो गया। ग्रेस, ध्यान से सोचो। अगर तुमने वे शब्द कहे तो मेरे बारे में भूल जाओ। कोई और, यहां तक कि तुम खुद, क्या तुम इस पर विश्वास करने की हिम्मत करोगी कि इसका गुप्त प्रेम 2 साल तक बिना एक भी रिसाव के छिपा रह सकता है? कौन सिर्फ अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए सार्वजनिक रूप से अपने प्रेम के 99 इजहार को ठुकराएगा? कौन उस व्यक्ति को धकेल सकता है जिसे वे हर संकट और पीड़ा के सामने बिना असफल हुए विपरीत पक्ष में पसंद करते हैं? क्या यह प्यार है? बिल्कुल नफरत जैसा, है ना? मेरा उपहास सुनकर ग्रेस को लगा जैसे उसके कान बज रहे हों। उसका दिमाग पूरी तरह से खाली था। वह सब कुछ नकारने के लिए बेतहाशा प्रयास कर रही थी, लेकिन अंत में एक शब्द के साथ बहस नहीं कर सकी। केवल कुछ कमजोर शब्द ही बोल सकी। ऐसा नहीं है ईथान, मैं वास्तव में तुम्हें पसंद करती हूं। मेरे आसपास हर कोई इसे जानता है। वे सब मेरे लिए गवाही दे सकते हैं। तुम किसे पसंद करती हो इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मेरे दृष्टिकोण से तुम जिसे पसंद करती थी, शुरू से अंत तक शॉन था। तुम्हें जाकर उसके प्रति अपनी भक्ति कबूल करनी चाहिए। उसके प्रति अपनी वफादारी का इजहार करो। तुम दोनों बहुत मेल खाते हो। पूरी बात ने मुझे शुरू से अंत तक घृणित बना दिया है। मेरे चेहरे पर घृणा की बिना छुपी अभिव्यक्ति उस अंतिम तिनके के रूप में काम कर गई जिसने ग्रेस को तोड़ दिया। उसका शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा, फिर भी उसने जाने नहीं दिया। हठपूर्वक मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी। मुझे उसके साथ उलझने का धैर्य नहीं था। सीधे अपना हाथ खींचा और जाने लगा। जिस पल हमारे हाथ अलग हुए, उसे लगा जैसे वह सब कुछ खोने वाली है। एक सुस्त दर्द ने उसके दिल को छेद दिया। उसके शरीर की ताकत पूरी तरह से समाप्त हो गई, लड़खड़ाते हुए जैसे वह गिरने वाली हो।
मैं पूरी तरह से उदासीन रहा। हल्के कदमों से भीड़ में वापस चलता रहा, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने सोचा कि एक बार सब कुछ सामने आ जाने के बाद ग्रेस हार मान लेगी, लेकिन मुझे जल्द ही एहसास हुआ कि यह व्यक्ति लोगों की बातों को समझ नहीं सकता था। मेरे द्वारा कही गई कोई भी बात काम नहीं आई। अगले कुछ महीनों में जब भी मैं बाहर जाता, मैं निश्चित रूप से उसे 20 मीटर के भीतर देख सकता था। हर कुछ दिनों में वह मेरे पास अलग अलग चीजें लेकर आती जो उसने बनाई थी। हर कुछ बार कबूल करती थी। तीसरी बार तक मैं मुश्किल से गिनती रख पाता था। उसके जिद्दी और जुनूनी व्यवहार का सामना करते हुए मैं लगातार उदासीन था, कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहा था। अगर मैं न देखने का नाटक कर सकता था तो न देखने का नाटक करता था। अगर वह काम नहीं करता तो मैं सुरक्षा गार्डों को बुलाता था। सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने के आधार पर उसे हटवा देना। आगे पीछे इसी तरह पूरा स्कूल इस ग्रेस चरित्र के बारे में जानता था और उसके लगातार परेशान करने के बारे में जानता था। इसलिए वह जहां भी जाती, लोग इशारा करते और फुसफुसाते, लेकिन उसने इसे दिल पर नहीं लिया। एकाग्रचित्त होकर मेरी परछाई का पीछा करती रही। उसने सोचा कि जब तक वह दृढ़ रहेगी, वह आखिरकार मुझे हिला सकती है। लेकिन वास्तविकता उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। न केवल मैंने हिलने का कोई निशान नहीं दिखाया, बल्कि मैंने उसके सामने ही दूसरी महिलाओं के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। मैं सुंदर दिखता था और मेरा व्यक्तित्व बहुत अच्छा था। मैं सिर्फ उपस्थित होकर सबका ध्यान आकर्षित कर सकता था। इसलिए मुझे कभी भी सूटर्स की कमी नहीं थी। पहले उसे सहज रखने के लिए मैं उसके अलावा अन्य लड़कियों की भावनाओं को दृढ़ता से अस्वीकार कर देता था, पूरे दिल से उसके लिए समर्पित हो जाता था। लेकिन अब मैं उसे छोड़कर सभी का स्वागत करता था। चाहे कोई भी फूल भेजे, मैं मुस्कुराते हुए उन्हें स्वीकार करता था और प्रत्येक को धन्यवाद देता था, जैसे कि जानबूझकर उसे भड़का रहा हो। ग्रेस केवल असहाय रूप से देख सकती थी कि मैं अपने आसपास के विपरीत लिंग के करीब बढ़ता जा रहा था। हमारे बीच कुछ नहीं कर सकती थी। शुरू से अंत तक हम केवल साधारण सहपाठी थे। उसे मेरी सामाजिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था। यह बात तब बिल्कुल साफ हो गई जब उसने शराब पीकर काबू खो दिया और एक महिला को पीटा जिसने मुझे फूल दिए थे, जिसके बाद मैंने उसे थप्पड़ मारा और ये शब्द कहे। जैसे जैसे समय बीतता गया, हालांकि हाथ का निशान फीका पड़ गया, ये शब्द उसके दिल पर अंकित रहे, उसके सिर पर लटकती तलवार बन गए, उसके शरीर में चुभने वाली सुई बन गए। उसे इसे गहराई से याद दिलाते रहे, कभी भूलने के लिए नहीं। धीरे धीरे ग्रेस मुझे प्रशंसकों से घिरे तारों की तरह देखने की आदी होने लगी। उसे स्वीकार करना पड़ा कि मैं सही था। मैं कभी उसकी निजी संपत्ति नहीं था। बार बार अस्वीकार किए जाने के बाद धीरे धीरे वह कुछ हद तक सुन्न हो गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कितने दुखदायक शब्द कहे, उस पर कैसी निगाहें डाली। उसे अब दिल का दर्द नहीं होता था। उसने 1 से 50 तक गिना, सर्दी से वसंत के माध्यम से गर्मियों की शुरुआत तक। उसने सोचा कि जीवन इसी तरह सादा चलता रहेगा। 50 से 100 तक, शायद 1001वीं बार भी होगी। ग्रेस ने कभी हार मानने की योजना नहीं बनाई थी। ठीक जब उसने सोचा कि वह वास्तव में सब कुछ अपनी राह में ले सकती है, एक अप्रत्याशित बदलाव आया। मैं किसी दूसरी महिला का हाथ पकड़े उसके सामने आया, मुस्कुराते हुए पास के लोगों से कहा, यह मेरी प्रेमिका है। उस पल में ग्रेस को लगा जैसे आसमान गिर रहा हो। उसने सोचा कि मैं सिर्फ उन महिलाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा था, उसे दिखाने के लिए एक नाटक कर रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी दिन किसी को स्वीकार करूंगा। जब वह दिन उसकी आंखों के सामने हुआ तो उसके सिर में खून दौड़ गया। उसने तुरंत सारा तर्क खो दिया, सीधे आगे बढ़ी, जवाब चाहती थी। इससे पहले कि वह करीब पहुंच पाती, गश्ती सुरक्षा गार्डों ने उसे रोक दिया। एक मानव दीवार के पार लाल आंखों के साथ वह बेसुरे ढंग से चिल्लाई, क्यों कह रही थी? मेरी नजर उस पर 1 सेकंड के लिए टिकी रही। मेरा स्वर उदासीन था। मैं युवा और अमीर हूं और मेरे पास बहुत खाली समय है। सुंदर महिलाओं को डेट करने में क्या गलत है? क्या यह तुम्हें परेशान करता है? ग्रेस इसके बाद काफी देर तक तबाह हो गई। वह अकेले बार में शराब पीती थी, रात रात भर बेहोश होकर पीती रहती थी। किसी को परवाह नहीं थी। हर सुबह जब वह उठती, खाली वातावरण को देखती, तो वह अनिवार्य रूप से घर से दूर होने, कोई रिश्तेदार या दोस्त न होने, पूरी तरह से अकेले होने की दर्दनाक भावनाओं में डूब जाती थी। एक तरफा प्यार की पीड़ा सब उसके दिल में फंसी कांटे बन गई, जिसका कोई समाधान नहीं था। कभी कभी जब वह बहुत ज्यादा पी लेती थी तो उसे एक लापरवाह विचार आता था, मुझे खोजने की, मुझसे संबंध तोड़ने की भीख मांगने की। लेकिन हर बार जब वह मेरे पास आती, मुझे अपनी नई प्रेमिका का हाथ पकड़े, एक साथ खुशी से मुस्कुराते देखती, तो उसमें एक कदम और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं रहती थी। ग्रेस मुझे 2 साल से जानती थी, लेकिन उसने मेरे चेहरे पर कभी इतनी खुश मुस्कान नहीं देखी थी, क्योंकि हमारे साथ बिताए गए उस समय को साधारण भी नहीं कहा जा सकता था। सटीक होने के लिए यह सब दर्दनाक दैनिक अनुभव थे, जिन्हें वापस देखना बहुत मुश्किल था।
सिर्फ एक बार मुझे किसी और के साथ देखकर उसे इतनी पीड़ा हुई, तो फिर अतीत में जब मैंने उसे शॉन के साथ देखा तो मुझे कैसा महसूस होगा। केवल अब ग्रेस वास्तव में सहानुभूति रख सकती थी, लेकिन सब कुछ बहुत देर हो चुकी थी। वह दोस्तों और परिवार की सलाह नहीं सुनती थी, मिलान में रहने पर अड़ी हुई थी, किसी तरह का समाधान ढूंढ रही थी। दिन ब दिन इतने लंबे लेकिन इतने क्षण भंगुर। जब गर्मियों की गर्मी अंततः समाप्त हो गई, ग्रेस ने अंततः मेरे ब्रेकअप की खबर सुनी। पहले तो वह विश्वास नहीं कर पाई जब तक कि उसने लोगों को बार बार इसका उल्लेख करते नहीं सुना। तभी उसने उन खुशी की भावनाओं को छोड़ने की हिम्मत की जो इतने लंबे समय से उसके दिल में दबी हुई थीं। वह मुझे खोजने के लिए मुस्कुराती हुई गई, मुझे सांत्वना देना चाहती थी, लेकिन सब कुछ फिर से उसकी उम्मीदों से परे था। मैंने उदासी का कोई लक्षण नहीं दिखाया। जिस तरह से मैंने उसे देखा, वह महीनों पहले से अलग नहीं था। हवा को देखने की तरह ग्रेस के चेहरे पर मुस्कान जम गई। उसने बेहिचक मुझसे पूछा कि क्या मेरे साथ किसी तरह का अन्याय हुआ है। मेरे लिए यह रिश्ता वास्तव में शारीरिक आकर्षण पर आधारित था। मैं बस खूबसूरत महिला के रूप से आकर्षित था, इसलिए मैंने उसे कुछ महीनों तक डेट किया। अब उस चेहरे को काफी देख चुका था, मुझे सौंदर्य की थकान हो रही थी। चूंकि वह वैसे भी चीन वापस जा रही थी, मैंने स्वाभाविक रूप से संबंध तोड़ने का सुझाव दिया। जहां तक सच्ची भावनाओं की बात है, मैंने वास्तव में कुछ निवेश किया था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अलग होने के बाद शुरुआती उदासी के अलावा मैं काफी जल्दी ठीक हो गया। इसलिए ग्रेस को इतना अचानक सवाल पूछते सुनकर मैं एक पल के लिए बोल नहीं पाया। मैंने उसे एक क्षण देखा, आखिरकार एक विनम्र मुस्कान लगा दी। यह एक सौहार्दपूर्ण ब्रेकअप था। क्या कोई अन्याय हो सकता है? यह सुनकर ग्रेस का दिल थोड़ा शांत हुआ। अगले ही पल मेरी ठंडी अगली बात पर उसका दम घुट गया। इसके अलावा भले ही मुझे बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो, पिछले 2 वर्षों में जो मैंने अनुभव किया उसकी तुलना में इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम वह गवाह नहीं हो जिसने यह सब पहले हाथों देखा? इस मगरमच्छ के आंसू नकली सहानुभूति से क्यों परेशान होती हो? उन आखिरी कुछ मजाकिया वाक्यों ने ग्रेस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वह समझाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे कोई मौका नहीं दिया। मैं समझा सकती हूं कि उस समय क्या हुआ था, ईथान, बस इससे ज्यादा, और यह कष्टप्रद होगा। ग्रेस, मेरे सामने प्रदर्शन करना बंद करो, ठीक है? मैं अब तुम्हारे अभिनय कौशल की सराहना नहीं कर सकता। 3 भाग ठंडा, 3 भाग निर्दयी, 4 भाग जो भी। अगर तुम्हें वापसी के लक्षण हो रहे हैं तो बस चीन वापस चली जाओ। शॉन और अपने दोस्तों के समूह को ढूंढो, सब ठीक है। वे निश्चित रूप से तुम्हारे नाटक में तुम्हारे साथ खेलना पसंद करेंगे। इन कुछ वाक्यों ने ग्रेस को शर्म से लाल कर दिया। बोलने की हिम्मत नहीं रही। मैंने अपना बैग उठाया और उसे धक्का देकर सीधे शैक्षणिक भवन की ओर चल दिया। अब जब रोमांटिक प्रदर्शन खत्म हो गया है, तो सारी ऊर्जा पढ़ाई पर केंद्रित करने का समय आ गया है। मैंने प्रोफेसर विलियम्स से वादा किया था कि मैं कुछ हासिल करूंगा और चीन लौटकर अपने शिक्षक की दयालुता का बदला चुकाऊंगा। इतना कुछ अनुभव करने के बाद ग्रेस मेरे कुछ कठोर शब्दों से हार नहीं मान सकती थी। उसने फिर से संगठित होकर इजहार जारी रखने की तैयारी कर ली। 50वीं बार से 99वीं बार तक देर से शरद, रतु से कठोर सर्दियों के माध्यम से फूलों के पूल का सामना करते हुए उसने शानदार आतिशबाजी, इजहार, मिलान के आसमान में ड्रोन उड़ाकर संदेश लिखवाए। मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। मैं कुछ हद तक आभारी भी था। आभारी कि मैंने सुधार कर लिया था कि मेरे आसपास के लोग मुझे कैसे संबोधित करते हैं। अब हर कोई मुझे मेरे अंग्रेजी नाम से बुलाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं वही ईथान हूं जिसे कबूल किया गया था। इस बिंदु पर ग्रेस जितनी भी इजहार योजनाएं बना सकती थीं, वे अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थीं। आखिरकार पिछले 99 प्रयासों ने मुझे नहीं हिलाया था। वह वास्तव में अपनी बुद्धि की समाप्ति पर थी। अंत में एक दोस्त की याद दिलाने पर वह एक अंतिम विचार लेकर आई। 100वें इजहार के लिए उसने स्कूल का छोटा बगीचा चुना। उसने बगीचे में एक विशाल डोमिनोज प्रदर्शनी लगाई। हमारी पहली मुलाकात के दृश्य को फिर से बनाया। उसने पेड़ों की चोटी पर कई स्टार लाइटें लटका दी। रात में बगीचे में मोमबत्तियां जलाने की योजना बनाई ताकि मुझे अतीत में वापस ले जाया जा सके। मुझे वहां लुभाने के लिए ग्रेस ने कई लोगों को शामिल किया। दर्जनों बैकअप योजनाएं तैयार की। इस बार वह निश्चित रूप से मुझे समझाएगी कि वह वास्तव में उस समय पहली नजर में मुझसे प्यार करती थी और अब वास्तव में अपनी गलतियों को जानती थी और पश्चाताप करती थी। सब कुछ पूरी तरह से व्यवस्थित किया गया था। केवल एक अप्रत्याशित चीज हुई। नियत समय आ गया, लेकिन नायक नहीं दिखा। उसके द्वारा पूछे गए सभी लोगों को मेरा कोई निशान नहीं मिला। सभी तैयार बैकअप योजनाएं बेकार हो गईं। सावधानीपूर्वक नियोजित आश्चर्य को पूरी तरह से बिखरते देखकर ग्रेस ने पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया। पागल औरत की तरह
वह गाड़ी चलाकर हर संभावित जगह खोजती रही। 9 बजे का अलार्म बजा। अंधेरे जंगल को तुरंत रोशनी से रोशन कर दिया गया। अनगिनत गुब्बारे ऊपर तैरने लगे, पंखुड़ियां और पंख आसमान से गिरे। रोमांटिक पियानो संगीत जंगल में गूंज उठा। क्लिक करने की आवाज लगातार हो रही थी। डोमिनोज प्रदर्शनी अपने आप शुरू हो गई थी। गिरने वाले टुकड़ों की आवाज सेकंडों तक जारी रही। 10 से अधिक मिनट तक चलने के बाद जिस क्षण आखिरी टुकड़ा गिरा, सभी मोमबत्तियां एक साथ जल उठीं, शानदार ढंग से रोशन हो गईं। जमीन पर नाचते हंसों की जीवंत छवि का खुलासा किया। सभी आश्चर्य पूरे हो चुके थे, लेकिन ग्रेस को लगा जैसे उसकी सारी ताकत समाप्त हो गई थी। वह पास के एक फूल स्टैंड के खिलाफ झुक गई। उसके माथे पर घनी पसीने की बूंदें थीं। उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं बची थी, सीधे इसीलिए क्योंकि उसके दाईं ओर का स्थान जानबूझकर नायक के लिए खाली छोड़ दिया गया था। वहां कोई नहीं था। मैं उसके 100वें इजहार पर नहीं आया था, ठीक वैसे ही जैसे मैं अपने 100वें इजहार पर नहीं गया था, जो एक विदाई दृश्य था। ग्रेस जानती थी कि मैंने उसके इरादों को जरूर देख लिया होगा और जानबूझकर बिना किसी निशान के गायब हो गया था। और वास्तव में जैसा उसने संदेह किया था, जब सब कुछ शांत हो गया, उसका फोन बजा। यह एक अज्ञात अंतरराष्ट्रीय नंबर था, लेकिन जैसे ही उसने फोन उठाया, उसने जल्दी से दूसरे छोर पर मेरी आवाज पहचान ली। दूसरे छोर से लहरों के टकराने की आवाज और हल्की हंसी आ रही थी। मैंने सुना है कि तुम आज रात अपना 100वां इजहार करने की योजना बना रही हो। दुर्भाग्य से मैं अभी मिलान में नहीं हूं। मैं माफी चाहता हूं। ग्रेस का दिल, जो राख में जल चुका था, यह परिचित आवाज सुनने के बाद थोड़ा फिर से जीवित हो गया। उसने अपने गले में दर्द और नाराजगी को निगल लिया। एक अप्रभावित स्वर का असर किया। कोई बात नहीं, बस इतना कि तुम मुझे फोन करने को तैयार हो। मुझे बहुत खुशी होती है। जब तक तुम तैयार हो, मैं 1000 पहली या 100वीं इजहार तैयार कर सकती हूं। उसकी आवाज में छिपी हुई उम्मीद थी, जैसे कि वह पहले से ही सपना देख रही हो कि मैं उसे माफ कर दूंगा। मैं ऐसे भ्रम पैदा नहीं करना चाहता था। मैंने अपने सामने उबलते समुद्री पानी और अपने शरीर पर गर्म धूप को देखा, अपनी आवाज में खुशी का एक नोट जोड़ते हुए। उसकी कोई जरूरत नहीं होगी। मैं आज तुम्हें केवल 2 बातें बताने के लिए फोन कर रहा हूं। ग्रेस का गला हिल गया। फोन पकड़े हुए उसका हाथ कस गया। उसकी आंखों में रोशनी टिमटिमा गई। चाहे अनजाने में बढ़ती उम्मीद से हो या मोमबत्ती की रोशनी के डगमगाते प्रतिबिंब से, पहली बात एक दयालु अनुस्मारक है। अब सर्दी है और मौसम शुष्क है। जब तुम खेलना समाप्त कर लो तो जल्दी करो और बगीचे की उन सभी मोमबत्तियों को बुझा दो ताकि आपदा ना हो। यह सुनकर ग्रेस ने ऊपर देखा और एक मुरझाया हुआ पत्ता धीरे धीरे नीचे गिरते गिरते हुए घूमते देखा। दूसरी बात, तुम्हें कुछ अच्छी खबर बताना है। मैं फिर से किसी को डेट कर रहा हूं। यह प्रेमिका पिछली वाली से भी ज्यादा खूबसूरत है। तुम अपनी इजहार 100वीं पर रोक सकती हो। ये साधारण वाक्य ग्रेस के दिमाग में अनगिनत प्रतिध्वनियों की तरह गूंजते रहे, जैसे कि एक जादू के तहत वह इन दोहराए जाने वाले शब्दों से ब्रेन वॉश हो गई थी। उसके माथे में दिल दहला देने वाला दर्द छेद गया। गंभीर पीड़ा के तहत उसने अपनी सारी ताकत खो दी और एक धमाके के साथ उसका फोन फिसल गया और एक मोमबत्ती धारक पर जा गिरा। दुर्भाग्य से सुविधाजनक स्पेसिंग और भंडारण के लिए ये मोमबत्ती धारक स्ट्रिंग से जुड़े हुए थे। जब एक मोमबत्ती गिरी तो उसने पड़ोसी को भी नीचे खींच लिया। दहकती लपटें जमीन पर बिखरे सूखे पत्तों और पंखों में फैल गईं, फिर लकड़ी के डोमिनोज टुकड़ों तक फैल गईं। सर्दियों की हवा कुछ ही सांसों में उग्र हो गई। आग पूरे बगीचे में दौड़ने लगी। ग्रेस की आंखों में लपटें दिखाई दीं। उसके शरीर की ठंडक भी इस गर्मी से दूर हो गई थी, लेकिन उसने भागने या मदद मांगने का कोई कदम नहीं उठाया। वह एक मूर्ति की तरह खड़ी रही। इस बगीचे का हिस्सा बन गई। एक पूरी रात बीत गई। बगीचे के सभी पेड़ झलकर राख हो गए। एकमात्र भाग्यशाली बात यह थी कि कोई हताहत नहीं हुआ। जब गोपनीयता के लिए इस आश्चर्य की तैयारी कर रही थी, ग्रेस ने क्षेत्र में सभी को हटाने के लिए भुगतान किया था। जब दुर्घटना हुई, वह आसपास की एकमात्र व्यक्ति थी। फायर फाइटर समय पर पहुंच गए, उसे बचा लिया जब वह धुएं से घुटने ही वाली थी। हालांकि उसने मुश्किल से अपनी जान बचाई, लेकिन उसके लापरवाह कार्यों के परिणामों को मिटाया नहीं जा सकता था। इस आग ने सिंगुआ के प्रशासन को नाराज कर दिया। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि वे अंत तक जवाबदेही का पीछा करेंगे। प्राथमिक संदिग्ध के रूप में ग्रेस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और हिरासत में ले लिया। जब सांग परिवार को यह खबर मिली तो वे घबरा गए। उसे जमानत पर छुड़ाने की कोशिश में सभी कनेक्शन का उपयोग किया, लेकिन यह एक अंतर्राष्ट्रीय मामला था। ग्रेस कभी भी बखूबी नहीं बच सकती थी। अंत में सांग परिवार ने अपनी अधिकांश संपत्ति मुआवजे में फेंक दी, स्कूल को 10 गुना नुकसान भरने का वादा करते हुए। तभी सिंगुआ ने अंततः ढील दी। गंभीर प्रभाव के कारण ग्रेस ने 6 महीने जेल में बिताए। उसे ईयू द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया गया और निर्वासित कर दिया गया। जीवन के लिए प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। रिहा होते ही उसे हवाई अड्डे पर प्रतिवाद के लिए भेज दिया गया।
अपने आसपास के लोगों को गर्मियों के कपड़े पहने देखकर ग्रेस जैसे कि सपने से बाहर आ रही हो, अंततः कुछ हद तक स्पष्ट हो गई। पहले ही गर्मी आ चुकी थी। 5 महीने बीत चुके थे। मैं उससे एक बार भी मिलने नहीं गया था। यह महसूस करते हुए उसके दिल में जटिल भावनाएं उमड़ पड़ी। वह नहीं बता सकती थी कि यह निराशा थी या अकेलापन। आगे काफी समय पड़ा था, फिर मिलने के अवसर होंगे। ग्रेस केवल अपने आप को इस तरह सांत्वना दे सकती थी। लेकिन जब वह मुड़ी तो उसने मुझे आगमन द्वार से बाहर आते देखा। महीनों के अलगाव के बाद मेरे चेहरे पर थकान का कोई निशान नहीं था। पहली नजर में केवल एक मुस्कान जिसने मेरी आंखों को भी खुशी से काट दिया था। ग्रेस को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने वाली बात मेरे चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, बल्कि वह महिला थी जिसका हाथ मैं जेल में पकड़े हुए था। उसने अपने दोस्तों से पूछा था, जो उससे मिलने गए थे, किसी तरह मेरी प्रेमिका की तस्वीरें लाने के लिए। हालांकि उसने उन्हें केवल खिड़की से संक्षिप्त रूप से देखा था। ग्रेस को अभी भी वह चेहरा याद था, लेकिन अब मेरे बगल में खड़ी महिला उसकी याद की व्यक्ति नहीं थी। एक पल के लिए वह बता नहीं सकती थी कि क्या उसे गलत याद है या उसके दोस्तों ने गलती कर दी है। अभी तो मैंने ऊपर देखा और उसे देखा, काफी असामान्य रूप से उत्साह से हाथ हिलाया, फिर खुले तौर पर उसे सच्चाई बताई। अरे काफी समय हो गया, मैं अभी अभी जर्मनी की यात्रा से लौटा हूं। तुम वास्तव में बाहर आ गई। समय वास्तव में तीर की तरह उड़ता है। मैं तुम्हारा परिचय कराता हूं, यह मेरी नई प्रेमिका है। ग्रेस कई माध्यमों से घर लौटने के बाद उसने मुझे एक संदेश भेजा। उसने पूछा कि क्या मैं अभिनय कर रहा था या वास्तविक था। मैंने उसे जवाब नहीं दिया। इस बिंदु तक मैंने ग्रेस को एक व्यक्ति के रूप में पूरी तरह से देख लिया था। उसने दावा किया कि वह मुझे पसंद करती है, लेकिन वास्तव में एकमात्र व्यक्ति जिसे वह पसंद करती थी वह खुद थी। मेरे लिए वह केवल एक सजावट थी जो उसके अहंकार को संतुष्ट करने के लिए थी, जो विचित्र अनुपात में बढ़ गया था। इतने सारे पुरुषों को एफ्रोडाइट का पीछा करते हुए, स्वेच्छा से मेरे पैरों पर खुद को साष्टांग प्रणाम करते हुए, मेरे मनोरंजन और हेरफेर के लिए उसका मनोविज्ञान कितना शक्तिशाली और विकृत होना चाहिए। चाहे वह ग्रेस के प्रकार के व्यक्ति की आंखों में कितना भी समझाने की कोशिश करे, यह सब उसके द्वारा बनाए गए बहाने होंगे। इसलिए मैं अब उससे निपटने के लिए परेशान नहीं हो सकता था, न ही मैं उससे निपटने का साहस करता था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने 100 बार, 200 बार या 1000 बार इजहार किया, मैं उसे फिर कभी एक नजर भी नहीं दूंगा। उस जैसे किसी व्यक्ति पर समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मिलान में अध्ययन के दूसरे वर्ष में मैंने कई प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अवसर जब्त किए, अपने क्षितिज का विस्तार किया और प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ दरवाजे खोले। मैं शिक्षकों और सहपाठियों के साथ नवीनतम फैशन पर शोध करने में व्यस्त था। अपने खाली समय में मैं अपने आसपास के दोस्तों के साथ इकट्ठा होता और आराम करता, अपने गोरे बालों, नीली आंखों वाली प्रेमिका के साथ दुनिया की यात्रा करता, एक साथ सुंदर जीवन का अनुभव करता। जीवन बहुत लंबा है। मुझे अभी भी विशाल अप्रत्याशित भविष्य का पता लगाना था। मैं फिर से लोगों का गलत मूल्यांकन करने और आत्मदया में फंसने की गलती कैसे कर सकता था। दिन बीतते गए। जल्द ही 3 साल का विनिमय छात्र करियर समाप्त होने वाला था। मैं सोने के पुरस्कारों से भरे सूटकेस के साथ घर लौटा। जैसे ही मैं विमान से उतरा, मैंने अपने माता पिता को मुझे स्वागत करने के लिए फूल लिए देखा, साथ ही कई रूममेट्स भी। इतने लंबे समय तक न देखने के बाद मैं भी उत्साहित था। सबको गले लगाने के लिए आगे बढ़ा। समूह बातें करते हुए उस रेस्तरां की ओर चला जो बहुत पहले आरक्षित कर दिया गया था। वहां मैं प्रोफेसर विलियम्स से मिला, जिन्हें मैंने 3 साल में नहीं देखा था। उन्होंने गंभीरता से अपने हाथों में ब्रीफकेस मेरे सामने रखा, एक छोटे से मजाक के साथ हाथ उठाया। शिक्षक को रिपोर्ट करें। छात्र ईथान ने आपको सौंपा गया मिशन पूरा कर लिया है और वापस आ गया है। कृपया मेरे 3 वर्षों के परिणामों की समीक्षा करें। प्रोफेसर विलियम्स निश्चित रूप से उन कार्यों के बारे में जानते थे जो मैंने विदेश में डिजाइन किए थे, लेकिन इस लंबे अलगाव के बाद वह कुछ चुटकुलों में शामिल होकर खुश थे। धीरे से मेरे कंधे को थपथपाते हुए, गंभीर होने का दिखावा करते हुए, बहुत गर्वित या आत्मसंतुष्ट मत हो। और भी अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए तुम्हें अभी भी कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। इन शब्दों ने वहां मौजूद सभी को हंसा दिया। मेरे माता पिता ने गर्मजोशी से सभी को बैठने और खाने के लिए आमंत्रित किया। टोस्टिंग और पीते हुए माहौल खुशी और उत्सव से भरा हुआ था। दिल खोलकर खाने पीने के बाद मैंने अपने बैग से कई निमंत्रण निकाले। मुस्कुराते हुए उन्हें बांट दिया। मेरी आंखों में खुशी थी। मैंने आज सबको यहां इकट्ठा होने के लिए कहा था, सिर्फ पुराने दिनों की याद ताजा करने के लिए नहीं, बल्कि वास्तव में सभी को एक फैशन शो में आमंत्रित करने के लिए जिसे मैं लंबे समय से तैयार कर रहा हूं। यह सुनकर यहां तक कि प्रोफेसर विलियम्स ने भी एक चौंकाने वाली अभिव्यक्ति दिखाई। मिलान में एक फैशन शो? तो फिर मुझे निश्चित रूप से जाकर ठीक से परिणामों की समीक्षा करनी चाहिए। मेरे रूममेट्स भी उत्साह से चिल्लाने लगे। यह कब है? अगर मैं अभी वीजा के लिए आवेदन करूं
तो मुझे अभी भी समय पर मिल जाना चाहिए, है ना ईथान? हम वीआईपी सीटें चाहते हैं। सबकी उत्साही आवाजें सुनकर सच में मेरे लिए खुश। मेरा दिल गर्म हो गया। यह फैशन शो मिलान में मेरे गुरु द्वारा होस्ट किया गया था और मेरी 3 साल की कड़ी मेहनत के कारण मैंने उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त किए थे। इसलिए मैंने इस प्रदर्शनी में अपने स्वयं के कार्यों को प्रदर्शित करने का अवसर अर्जित किया। यह भी इस तरह के एक भव्य मंच पर मेरा पहला अवसर था। इसलिए मैंने महसूस किया कि इस अनमोल मंच को उन सभी लोगों के साथ साझा करना आवश्यक था जो वास्तव में मुझे संजोते थे, और जिन लोगों को मैंने आमंत्रित किया था उन्होंने मेरी उम्मीदों पर खरा उतरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सहमत तिथि पर वे सभी एक साथ हवाई अड्डे पर आए। एक भी नहीं छूटा। भविष्य के लिए आशाओं और अपेक्षाओं को लेकर मैं सभी के साथ इस उड़ान में सवार हुआ जो मेरे जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकती है। प्रस्थान से पहले मैंने आखिरी बार चारों ओर देखने के लिए पीछे मुड़कर देखा। बोर्डिंग गेट के बाहर मैंने एक बहुत ही परिचित आकृति देखी। यह ग्रेस थी, लेकिन मेरी नजर उस पर नहीं टिकी क्योंकि मैं जानता था कि उसके पास मिलान में प्रवेश करने की साख नहीं थी, न ही वह फिर कभी मेरे जीवन के प्रवेश टिकट के पास होगी। हम बस दो अजनबी थे जो मानवता के विशाल सागर में एक दूसरे के पास से गुजरने वाले थे। कहानी यहीं समाप्त होती है। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और रोचक वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस ना करें।